दोस्तों स्वागत है। की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो की टेस्ट सीरीज में हम लोग ढेर सारे टेस्ट देख लिए हैं। अब ध्येय आईएएस का जीएस का टेस्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्येय आईएएस का है, जीएस का टेस्ट है इसमें। तो इसमें करंट अफेयर्स भी दिया हुआ, जनवरी 2023 का दिया है। तो इसको हम लोग जो आएगा उसको कैंसिल हटा देंगे, तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी जो सामान्य अध्ययन का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देख लेंगे। वो तो कॉमन ही होगा, या तो 2024 में पढ़िए, 23 में पढ़िए, 25 में पढ़िए, सब कॉमन ही रहता है वो। ठीक है, घुमा फिरा के उसी में से पूछता है। इसके अलावा अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी, तो आप मेरे चैनल पे इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पढ़ाया गया है। अभी अभी शुरू ही हुआ है, तो उसमें हमको लग रहा है कि 12 या 15 वीडियो इसके पड़े हुए हैं। तो डेली एक एक उसका अगला टॉपिक आएगा ही, तो उसको आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया है। तो एक बार उसको पढ़ के देखिएगा। थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप का लगेगा क्योंकि पॉलिटी है, तो उस तरह की बात नहीं हो पाती, मगर उसको पढ़िएगा एक बार, बहुत फ़ायदा होगा। अनुभव से बता रहे हैं, फालतू किताबों में इधर उधर भागिए मत। 50 चैनल पे अगर घूमने वाले हैं तो भाई दिक्कत है। तब कोई भी एक चैनल, मेरा ही नहीं, कोई भी एक चैनल आप उसको पकड़िए, अगर आप कोचिंग नहीं किए हैं तो। जो एस्पिरेंट होते हैं, जो भी पढ़ ही रहे हैं, वो अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका जो चैनल होता है वो कमर्शियल बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो लोग अपने खर्चे बर्चे के लिए सब काम करते हैं, तो वो लोग सही चीज़ पढ़ाते हैं। तो उनका एक चैनल पकड़ लीजिए, और चैनल पकड़ने के बाद में उसका रेगुलर स्टडी करिए। तो जो पढ़ते हैं वही पढ़ाते हैं, तो उसमें सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ वो पढ़ाते हैं। अगर आपने बड़े बड़े कोचिंगों का किया है तो उसमें उनका कमर्शियल भी जुड़ा हुआ है। तो वो लोग, अगर कोई मैगजीन अभी खरीदिए, तो मैगजीन अब एक महीने में कम से कम 300 पेज की मैगजीन है, बताइए। 300 पेज की मैगजीन एक महीने की, अब 12 महीने का आपको पढ़ना है, तो 3600 पेज आप पढ़ लेंगे अब 3600 पेज को। आप पूछता कितना है, तो 25 क्वेश्चन पूछेगा, या बहुत कोई 30 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इतना, अगर आपको 3000 पेज पढ़ने के बाद में अगर आप 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप कुछ ही चैप्टर, जैसे पॉलिटी का चैप्टर हुआ, तो पॉलिटी का पढ़ के आप 15 क्वेश्चन वहीं से प्राप्त कर लें। या हिस्ट्री पढ़ के, हिस्ट्री का मॉडर्न पढ़ के मॉडर्न से 12 क्वेश्चन प्राप्त कर लें। तो जो जो लड़के जिनका सिलेक्शन जल्दी होता है, उनकी उनकी खासियत है। क्योंकि मेरा जल्दी नहीं हुआ, तो मैं उसीलिए बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते रह गए शुरुआत में। तो यही, कोई डायरेक्शन अगर देने वाला नहीं होता तो करंट अफेयर्स के पीछे जितना भागेंगे वो गड़बड़ कर देगा पूरा मामला। वो 25 क्वेश्चन ही आता है, अब पूरा आधा दिन आपका खा जाएगा वो। तो सिंपल, आप अपने जीएस को पहले मजबूत करिए। जो जो बेसिक है, बेस है, जैसे एनसीईआरटी की जो भी है, एनसीईआरटी बेस करने का मतलब कोर जो सब्जेक्ट है। जैसे पहले, सबसे पहले तो आपको पॉलिटी समझना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, इन्वायरमेंट पढ़िए, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़िए। इन सब चीज़ों को पहले कमांड कर लेंगे तो एक, अगर 150 क्वेश्चन आते हैं या 140 आते हैं, तो इनमें से आप आसानी से कर जाएंगे। अगर 150 आते हैं तो इसमें 30 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका करंट अफेयर्स है। इसमें 20-25 क्वेश्चन इसमें मान लेते हैं करंट अफेयर्स है, 30 मान लीजिए इसमें भी। सलेक्शन कितने पे होता है? 100 पे हो जाता है, 100 से 110 के बीच में हो जाता है। तो आपका जीएस अगर सही है, अगर थोड़ा मोड़ा आप करंट पढ़े हैं, तो आप कर ले जाएंगे। तो मेरी बात मानिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि जो पुराने लोग बता रहे हैं, तो उसको बात को ध्यान से सुनिए। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर अब उसका खामियाजा भुगतने को आप खुद तैयार रहिएगा। तो इसमें इतना भाषण देने का मतलब यही था कि सिंपल, आप कोई एक, किसी एक को फॉलो करिए, कोई एक जिसको आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो करिए, और रेगुलर उसकी क्लास देखिए, और रेगुलर खुद से बैठ के प्रैक्टिस करिए। अपने आप के आजमाइए कि क्या हमने नया सीखा, कि पुराना ही इसे रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को खुद वैलिडेट करिए, कोई तीसरा आदमी आपको वैलिडेट करने नहीं आएगा। अपने आप को इवेलुएट करिए कि नहीं, क्या हम एग्ज़ाम के लेवल का तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का कुल मतलब है, अगर इंडियन पॉलिटी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। PYQ भी ढेर सारी वीडियो पड़ी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी मेरे ख्याल से टू द पॉइंट हमने पढ़ाया है, और जो एग्ज़ाम में आएगा उसको भी पढ़ाया है। क्योंकि वीडियो थ्योरी पढ़ाने के बाद में उसके पीछे तुरंत ही हमने उसका PYQ डाल दिया है। ठीक है, तो उस थ्योरी पढ़ने के बाद अगले दिन आप PYQ पढ़िए, खुद से लगाइए, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, तब उसको आप कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज जहाँ से पढ़ते हैं उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गया ये। चलिए देखते हैं इसमें। तो ध्येय आईएएस का है, ROR के लिए टेस्ट नंबर 1 है ये। 10 टेस्ट हैं, 10 जीएस टेस्ट हैं, ये पहला टेस्ट है उसका।
ठीक है। तो पहला टेस्ट है T1। तो इसमें जनवरी के करंट अफेयर्स भी है 2023 के, तो उसको नहीं हम लोग करेंगे। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ट्रेडिशनल वाला, जो पारंपरिक ज्ञान है उसी पर फोकस करिए और उसी से आपका कल्याण होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स पर आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये है भारत का संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे तो मेरे इंडियन पॉलिटी के जो उसमें ये पिट्स इंडिया एक्ट हमने अच्छे से पढ़ाया है, तो उसको वहाँ से पढ़ के लेते तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता। वैसे भी कहीं से पढ़े ही होंगे तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा है इस एक्ट के तहत मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है सही है बताना है, तो कौन सा सही है। ठीक है, तो केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक दो दोनों सत्य हैं, ना तो एक ना तो दो, कौन सा सत्य है इसमें बताना है। तो पहला जो है इस केवल एक सत्य, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, तो 1973 के जो 1773 का एक्ट था उसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसका बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है, तो उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया उसको। बंगाल का जीजी कहते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। कब कहा गया? तो 1973 का जो एक्ट आया था उसमें कहा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसमें मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, इसीलिए दूसरा वाला गलत हो गया। पहला तो सही ही है, क्योंकि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ये सेटलमेंट का एक्ट था लगभग। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था इसमें ही कहा गया था कि जो कंपनी का क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था इसमें। जो कंपनी द्वारा हड़पा गया या शासित प्रदेश है उसको कहा गया था। ठीक है, और इसमें पिट्स इंडिया में एक नई संस्था का निर्माण हुआ था। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ही था, COD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था पहले, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो कंपनी को चलाता था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, तो ये प्रशासनिक कार्य देखता था, कंपनी का प्रशासनिक कार्य, ये जो है राजनीतिक कार्य कंपनी का देखने लगा। तो इसी में बता था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाले में ही बना था, और इसी में कह दिया गया था कि जो कंपनी का क्षेत्र है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है उसको, इसी वजह से जो है ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस शब्द मात्र से ही ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय नाम कब रखा गया था? 1857 की क्रांति के बाद ये बात की गई थी, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ये राजा राम मोहन राय के समय सती प्रथा के समय था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड कैनिन था, या लॉर्ड हेस्टिंग था? तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था, सी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिन था जो 1856 से 1858 तक ये था लॉर्ड कैनिन, तो इसी को कह दिया गया था। 1856 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल के पद पे रहा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था ये। अब वायसराय कब बना? तो 1858 से 62 तक ये वायसराय रहा। ठीक है, 1862 तक ये वायसराय रहा, तो 1858 में ये वायसराय बन गया था, याद रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिन था। अगला है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 2 सितंबर 1946 को गठित, ये भी ये डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से MC जो PYQ को एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट पूछ देता है। मिलान जब कराता है या फिर जब क्रोनोलॉजी बनाने के लिए कहता है तो इसको देता है। ठीक है, ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है ये वाला। तो अंतरिम सरकार बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला था, इसी को जानना है। तो सही सुमेलित बताना है इसमें। तो ये बात याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग भी इस वाले अंतरिम सरकार में कुछ दिन तक शामिल रही थी। ठीक है, तो लियाकत अली बित्त तो क्या पूछा, कौन सा सही सुमेलित है?
तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है, ठीक है। क्योंकि लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला था, ये बात ठीक है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था, ये भी ठीक है। और बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था, ये भी ठीक है। बस जोगेंद्र नाथ मंडल जो था उनको रेल नहीं मिला था, ठीक है। रेल अरुणा असफली को मिला था। ये जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि आयोग मिला था, विधि आयोग कह रहे हैं, विधि मंत्रालय मिला था, ठीक है। तो विधि मंत्रालय मिला था इनको, तो इसका बी आंसर सत्य है, विधि मंत्रालय मिला था इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन से 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है बताइए। 8वीं अनुसूची में है भाषा। भारत में जो संविधान में शामिल भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं, वही है इसमें। तो कौन सा सही सुमेलित है, जो कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में संशोधन संबंधित है। तो 21वां संशोधन हुआ था, ये ठीक है। 71वां संशोधन हुआ था, ये भी ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही ठीक है। तो पहले 21वें वाले में बस सिंधी को ऐड किया गया था, सिंधी को याद रखिएगा। जब 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। 76 नहीं है, 67 है, 1967। 76 में कैसे हो जाएगा, 76 में तो ये 67 है, याद रखिएगा इसको। ये 76 नहीं है, 1967 है। बाकी 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें सिंधी को ऐड किया गया था, एक भाषा जोड़ी है सिंधी, ठीक है। और 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसमें कौन कौन सी भाषाएं ऐड कर गई थी, इसको पूछता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये पूछा है कई एग्जामों में, इसलिए लिखवाया जा रहा है इसको, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था, 3 जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। और 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन? तो बोडो, डोंगरी, संथाली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, संथाली। तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, 4 जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो चारों उपयुक्त, चारों तीनों है इसमें। तो उपयुक्त सभी जो था संशोधन है 8वीं अनुसूची में, इंपॉर्टेंट संशोधन है, याद रखिएगा। कई बार पूछा है इसलिए बताया गया है। यूपीएससी में पिछली बार भी पूछा था इसी को। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात बिल्कुल ही सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो ये भी बात सत्य है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, तो ये भी बात सही है कि अधिकतम वो 6 माह तक कार्य कर सकता है। तो 10वां क्वेश्चन कैसे आ गया, और 5 छूट गया लग रहा है, तो उधर हम देखे नहीं। इसका सभी सत्य है, डी आंसर इसका सही है, ठीक है। सभी सत्य हैं इसमें, उपराष्ट्रपति के बारे में सभी सत्य हैं। ऊपर छूट गया क्वेश्चन, उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ के बाद हम चौथे के बाद 5वें पे जाना चाहिए, तो 10वें पे चले गए। तो चलिए 10वां सॉल्व कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां देख लेते हैं। तो 5वां है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से अगर गिनवा दीजिए तो क्या क्या लिया गया है। जो आयरलैंड का संविधान था उससे क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये आयरलैंड से लिया गया, ये ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी वहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राज्य का डीपीएसपी है। तो एक बार से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। राज्यसभा का जो सदस्यों का निर्वाचन है ये आयरलैंड से नहीं लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिया गया, ये आंसर इसका गड़बड़ है। यही जो है आयरलैंड से नहीं लिया गया है। बाकी राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है ये भी आयरलैंड से ली गई है। डीपीएसपी तो आयरलैंड से लिया ही गया है, ठीक है। तो इसमें पहला जो गड़बड़ था, इसमें एक ही तरह सब लग रहा था, इसलिए से कन्फ्यूजन हो गया। तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। ए आंसर सही था उसका। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सी जो है सतलज नदी के किनारे है। तो सतलज नदी पंजाब के आसपास बहती है, तो पंजाब के आसपास जो क्षेत्र होगा वही होगा तो हड़प्पा। क्या हड़प्पा सतलज के पास है? तो नहीं है। कालीबंगा, तो कालीबंगा भी घग्गर नदी किनारे है, घग्गर, ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा छोटी नदी है, रावी के पास है। रावी छोटी नदी है, तो हड़प्पा साइट छोटी है किससे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो बड़ा साइट है, मोहनजोदड़ो बड़ा साइट है, बड़ा नाम है इसका, तो इसलिए बड़ी नदी सिंधु नदी के तट पे है।
सिंधु नदी के तट पे, ठीक है। तो लोथल किससे है, तो लोथल भोगवा नदी किनारे है। रोपड़ जो है घाघरा नदी, वो कौन सी नदी, सतलज नदी किनारे है, सतलज, घाघरा कह रहे हैं, सतलज नदी किनारे है रोपड़, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, छठवीं का जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि निम्नलिखित घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंध घाटी जो सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी तट पर नहीं था। तो किस पे नहीं, चेनाब पे, झेलम पे, गंगा पे, सिंधु पे। तो झेलम का कहीं सुने हैं आप नाम कि गंगा का सुने हैं? तो चेनाब तो सुने ही होंगे, झेलम भी सुने होंगे, सिंधु भी सुने होंगे, गंगा नहीं सुने होंगे। तो गंगा तक विस्तार नहीं था, सी आंसर इसका सही है, गंगा तक विस्तार नहीं था, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता। तो पंचायत एवं नगर निगम का निर्वाचन जो होता है पहला ही नहीं कराया जाता, ये आंसर सही है। पंचायत एवं नगर निगम का जो चुनाव होता है ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, ठीक है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन जो है करते हैं ये 324 के अंदर। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है इन्हीं के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये तीनों तो होता ही है, बाकी वो नहीं होता, ठीक है। ए आंसर सही है, पंचायतों का चुनाव वो नहीं करा पाते, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अनुच्छेद है और विवरण है। तो 371 जो आई है जिसको झ कहते हैं, 371 आई जिसको झ कहते हैं, गोवा राज्य के संबंध में ये उपबंध करता है। तो कौन सा बताना है, कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो गोवा राज्य को उपबंध करता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला का पहला ही होगा। दूसरा है 371 ज या 371 यच कहते हैं इसको, ये अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध करता है, तो ये भी बात भी सही है इसका, तो 2 होगा इसका। 371 छ या 371 जी भी होता है, तो मिजोरम राज्य से संबंधित है, तो ये भी ठीक है, मिजोरम से संबंधित है, तो 3 हो गया इसका, ठीक है। चौथा है 371 घ आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध करता है, 371 घ को डी कहते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से करता है, तो ठीक है, 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, 1 2 3 4 है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। 10वां हमने कर लिया था इससे पहले ही, ठीक है, 10वां हो गया है। 11वां देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो पहला ठीक है, अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जाएगा। तो साबित कदाचार नहीं है, न ही सिद्ध असमर्थता है, ये क्या है, संविधान के अतिक्रमण पर, ओनली जो है संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग चला जाएगा, अतिक्रमण पर महाभियोग चलाया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, दूसरा वाला गलत है, तो केवल एक सही है, तो इसका बी आंसर सही है, केवल एक ही ठीक है, ठीक है, केवल एक सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 11 हो गया, 12 नंबर का है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो यह मूल संविधान का हिस्सा है, कौन भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है। तो यह मूल संविधान का हिस्सा है, तो नहीं, मूल संविधान का नहीं है, इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो मूल का नहीं है, पहला गलत है। ये संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, ये बात ठीक है। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, भी ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये तीनों ही सत्य हैं, इसका पहला गलत है। 13वां है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटान हेतु उन्हें वरिष्ठ जो न्यायालय में भेजने से है, वो क्या है, तो अधिकार परीक्षा नहीं है। अधिकार परीक्षा क्या है, ये नहीं है। परमादेश, तो परमादेश जो है अपने ऊपर जाके, अपने बाहर जाके, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके जब कोई जो न्यायालय है वो कोई मुकदमा सुनता है, तो उस समय उसको परमादेश हम आदेश देते हैं, उसको उसके बारे में होता है।
नहीं, परमादेश ये नहीं होता। परमादेश होता है ये केवल जो लोक अधिकारी होता है उसके विरुद्ध जारी होता है। जब कोई अधिकारी अपना जो दायित्व जो दिया गया है उसको, जिसके लिए उसको नियुक्त किया गया है, उस वो अपना कार्य सही से नहीं करता है तो उसके लिए परमादेश रिट जारी किया जाता है। ठीक है। अधिकार परीक्षा किस लिए जारी किया जाता है? तो कोई आदमी जो है, कोई व्यक्ति कोई सार्वजनिक पद धारण किया है किसी दूसरे की जगह पे, या कोई दूसरा आदमी जिसके जगह पे वो किया है वो आके क्लेम करता है कि मेरे अधिकार का हनन कर लिया है, मेरी नियुक्ति होनी थी, उसने अपनी नियुक्ति करवा ली है, तो वो जो है आपका क्या प्राधिकार है या क्या दावा है, ये वाला रिट जारी होता है। तो जो उस पे बैठा है उस गद्दी पे, वो अपना कागज पुर्जा ले जाकर जाएगा न्यायालय, उसके सामने दिखाएगा कि देखिए हम ये एग्जाम निकाले हैं, हम ये ऐसे ऐसे हमारी नियुक्ति हुई है। तो उसकी नियुक्ति अगर सही है तो वो काम करेगा, अगर इनवैलिड है तो उसको हटा के जो उसके लिए असली उसका हकदार है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो अधिकार परीक्षा में होता है। उत्प्रेषण जो है ये जो है न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो इसमें कहा जाता है, ये इसका बी आंसर सत्य है 13वें का। ठीक है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में बहुत माइनर सा फर्क है। अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी की, तो आर्टिकल 32 नाम से हमने पढ़ाया, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से थंबनेल का प्लेलिस्ट में है, उसको आराम से जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर अपलोड नहीं होगा तो 1-2 दिन में वो अपलोड हो जाएगा, उसको आप वहाँ से देख लेंगे। तो फंडामेंटल राइट का जो भी वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद दोबारा आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल में वो कवर हो गया है। और अपनी भाषा में जो बच्चे जो समझते हैं, हम लोग जैसे बात करते हैं, अपनी भाषा में उसको समझाया गया है, बहुत टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं किया गया उसमें। तो ठीक है, तो उसको देख सकते हैं चाहें तो इसका उत्प्रेषण है। ठीक है। उत्प्रेषण में ऐसा किया जाता है कि लंबित मुकदमों को तेज़ी से निपटान करने के लिए, ठीक है, वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने के लिए ये रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध में रोका जाता है उसको, अगर वो जो है न्यायालय है या अर्ध न्यायालय है, तो वो जो कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है, अपना कोई मुकदमा सुन रहा है और अपने क्षेत्राधिकार का हनन करते हुए दूसरे के क्षेत्राधिकार में जाके वो सुनवाई कर रहा है, तो उसको रोकवाता है कि रोको रोको, तुम दूसरे में जाके ये सब काम कर रहे हो। ठीक है। दूसरे क्षेत्र में जाके सुनवाई कर रहे हो तो इसको बीच में रोकाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका बी आंसर सही है। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला है 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है कैसे? तो इसको भी हमने बताया है, वीडियो में पढ़ाया है। अगर अपलोड नहीं हो तो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप देखते रहिएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इस बार करने का मतलब यही इसीलिए है कि जो अच्छी चीज़ें हैं लोग उसको देख नहीं पाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा दिखावा रहता है, बढ़िया थंबनेल रहता है, खूब तड़क भड़क रहता है, खूब मजाक बीच में करता रहता है, बीच बीच में ऐड आ जाता है, तो लोग उसको देखते हैं। मगर सही बात बता रहा हूँ कि आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक एक वीडियो आप देखते रहिए, आपको क्लियर नहीं होगा फिर मत देखिएगा। ठीक है। तो 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो उसको बताया हमने, तो 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है। तो हमें का बी आंसर सही है। तो जब भी राज्यसभा को लगता है कि एक नई अखिल भारतीय का जो संस्था है, अखिल भारतीय सेवा को सृजन करना चाहिए, तो उनके जो राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है अखिल भारतीय सेवा का, जैसे मान लीजिए अभी पास कर दिया जाए अखिल भारतीय टीचर सेवा, तो जो टीचर हैं उनको सिविल सेवा, एक अखिल भारतीय टीचर सेवा अगर जारी की जाती है, तो इसके लिए क्यों राज्यसभा को प्रावधान करना पड़ेगा, एक संकल्प पारित करना पड़ेगा अखिल भारतीय जो होता है अखिल भारतीय टीचर सेवा, तो वो प्रस्ताव लाएगा अब उसमें राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा उनका, और उनके जितने सदस्य हैं वो 2/3 से उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे, तो लोकसभा टीचर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर देगा। ठीक है। तो 14 में है, तो इसका बी आंसर सही है 2/3 से। ठीक है। अगला है 313 इसको भी याद रखिएगा, 312 इसको याद रखिएगा, मिलान कराता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसे जो है इसको पूछता है, या तो फंडामेंटल राइट दे देगा या डीपीएसपी दे देगा, उसी में एक दे देगा, और बाकी उसमें फंडामेंटल ड्यूटी दे देगा, और उसी में पूछेगा कि कौन सा इसमें डीपीएसपी नहीं है। तो पहला, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार जो है डीपीएसपी है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हैं तो शिक्षा का उपबंध। तो इसको देखते हैं। अगला, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य है, और पर्यावरण संरक्षण और जीवों के संरक्षण का जो प्रावधान है वो राज्य करेगा। ठीक है। तो ये तो है, ये वाला जो है डीपीएसपी में है। ठीक है।
और जो बी वाला है, तो कुछ दशाओं में काम पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 में है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु को जो शिक्षा देना है ये 21A में है, फंडामेंटल राइट है ये। ठीक है, लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा राज्य का ये कर्तव्य होगा। तो लोक स्वास्थ्य जो देखना है उसको ड्यूटी ऑफ द स्टेट इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो ये 47 में है, आर्टिकल 47 में। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और जीवों की रक्षा के लिए 48A है, 48 का इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बी इसका आंसर सही है, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आर्टिकल 45 में जो है वो दिया गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बाल्यावस्था का देख रेख कौन करेगा। तो बाल्यावस्था का देख रेख में पोषण है, उनका शिक्षा है, ये पूरा देख रेख जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये कहा गया 45वें में। अगला है 16 नंबर का कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। तो क्या वो पूर्णकालिक होता है, आप जानते हैं इसको? तो पूर्णकालिक नहीं होता। ठीक है, पहला गलत है, याद रखिएगा पूर्णकालिक नहीं है। 76(1) में अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा है, 76(1) में। ठीक है, तो वो जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राष्ट्रपति उसको पद पर नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है, और ऐसा परिश्रम की प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। किंतु न तो वह सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है, न वो सरकारी सेवक है। ये सरकारी सेवक भी नहीं है, प्राइवेट है, ये प्राइवेट से सरकारी काम करवा रही है। ठीक है, ये बाहर दूसरे उसमें प्रैक्टिस भी कर जाता है और दूसरे भी है, बस भारत सरकार के खिलाफ छोड़ के किसी अन्य भारत के खिलाफ को छोड़ के अन्य किसी के विरुद्ध में ये केस भी लड़ सकता है दूसरे का, जैसे आम आदमी का केस भी लड़ सकता है ये जो महान्यायवादी है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा है कारण किस लिए गलत है, इसका परिश्रमकी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। जो परिश्रमकी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा इसका क्या मतलब होगा कि वो पूर्णकालिक नहीं होगा। तो अगर पहला गलत हो गया तो इसमें यही सही है कि अगर पहला गलत है दूसरा ऑटोमेटिक सही होगा। तो इसका ए गलत है, आर सही है, इसका डी आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सत्य हो जाएगा। याद रखिए महान्यायवादी पूर्णकालिक नहीं होता, वो प्राइवेट मेंबर होता है, सरकारी अधिकारी भी नहीं होता वो। 17 नंबर सदस्य है कि 11वीं अनुसूची के वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायती को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसको भी बताया था कितना है, 29 है कि 27 है, 23 है कि 32 है। 29 विषयों पर शक्ति दी गई है, सी आंसर सही है। 18वां निम्नलिखित किस एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित किसमें है, यह वर्णन किसमें किया गया है। 153 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका, 153 में कहा गया है, 153 में कहा गया है, 80 में वर्णित है वो। ठीक, ए आंसर सत्य है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक जो पद था, बरीद ए मुमालिक, वो कौन सा विभाग से संबंधित था। तो गुप्तचर विभाग था, पत्राचार विभाग था, नौसेना था, अश्वशाला का प्रमुख था। तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, ए आंसर सही है। इसके अंदर जो है अनेक वरीद होते थे, बरीद जो थे गुप्तचर कहते थे, छोटे छोटे गुप्तचर होते थे, वरीद इसी के अंदर होते थे। राज्य की पत्राचार को दीवान ए इंसा कहते थे, दीवान ए इंसा। ठीक है, नौसेना क्या कहते थे, याद है कुछ? नौसेना का कमेंट करके बताइए क्या कहते थे। अश्वशाला को बता देते हैं, थोड़ा टफ है। अश्वशाला कहते थे आमिर ए आखुर, आमिर ए आखुर, आखुर। ठीक है, ये आंसर सही था इसका। 20वां निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है बताना है। तो पुस्तक है और उसके लेखक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस में और आर में, दोनों में, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें है पुस्तक है और लेखक है, तो शाहनामा का फिरसौदी है, फिरदौसी, फिरसौदी नहीं, फिरदौसी। कौन सा सुमेलित नहीं है हमको बताना है, तो शाहनामा का फिरदौसी है। ठीक है, पहला सही है। श्री कृष्ण विजय के लेखक श्री कृष्ण विजय हैं, श्री कृष्ण विजय का लेखक है मालाधर बसु, तो मालाधर बसु हैं, ये बात सही है। तहकीक ए हिंद अलबरूनी लिखा है, सही है। रहेला उतबी की नहीं है, इब्न बतूता की है, इब्न बतूता, मोरक्को का व्यापारी था ये, इब्न बतूता। ठीक है, इसका डी आंसर सही है, रहेला जो है इब्न बतूता का है। उतबी क्या लिखा है, तो किताब उल यामनी लिखा है, किताब उल यामनी जो है उदबी लिखे हैं। ठीक है, याद है, किताब उल यामनी जो है उतबी लिखे हैं। ठीक है,
21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। तो शाहजहां कौन सा निर्माण नहीं कराया गया था? तो ताजमहल, लाल किला, आगरा का फोर्ट, जामा मस्जिद, दिल्ली वाली। तो कौन सा नहीं कराया? आगरा का फोर्ट नहीं कराया था। किसने कराया था ये? तो अकबर ने कराया था। जो आगरा का फोर्ट है अकबर ने 1974 में, सॉरी 1574 में कराया था। ठीक है, आगरा का फोर्ट। बाकी ताजमहल 1648 में, जामा मस्जिद दिल्ली में 1656 में, लाल किला 1648 में। कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और नौजवान सभा। तो इनकी स्थापना का जो सही कालानुक्रम में बताना है कि सही कालानुक्रम क्या है। तो द सर्वेंट ऑफ जो इंडिया सोसाइटी थी सबसे पहले यही बनी थी, 1905 में बनी थी। और स्वराज पार्टी जो बनी थी, स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1923 में बनी थी स्वराज पार्टी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनी थी? बता दिए हैं, और 1905 में बनी थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, जो है सोशल सर्विस लीग कब बनी थी? 1911 में बनी थी सोशल सर्विस लीग। ठीक है, नौजवान सभा तो सबसे बाद में बनी थी 1926 में। ठीक, तो कौन सा इसमें सबसे पहले बनी थी? तो 3 सबसे पहले बनी थी। ठीक है, फिर बना था 1, फिर बना था 2, फिर बना था 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 बी आंसर इसका सत्य है, 3 1 2 4 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे पूछता है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी गठन किया गया था? तो महात्मा गांधी नहीं, हकीम अजमल खां, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू। तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये गठन किया गया अध्यक्षता में। सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है 24 नंबर का। तो कथन कहता है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ठीक है, उसको कहा जाता है भाई। क्यों कहा जाता है? कारण क्या है कि मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया। तो मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाई, बात सही है, इसी वजह से उसको मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आंसर इसका सही है। उसने जो भाषाई आधार पे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था उसको उसने हटा दिया था। ठीक है, और लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, इसीलिए उसको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ए आंसर सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पत्र पत्रिकाएं हैं और लेखक संपादक हैं। तो मेरे चैनल पे ही पत्र पत्रिका और लेखक संपादक और प्राचीन बुकों के नाम, प्राचीन लेखकों के नाम, मीडियल कालीन भारत के लेखकों के नाम और उनके सारे नाम लिस्ट वाइज एक वीडियो में पड़े हुए हैं हमारे। ठीक है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर और नेशन इन मेकिंग और हमदर्द, ये किसने कौन लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? और जिसमें बताइए जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था, इसके तो बारे में बता दीजिए भाई साहब। जवाहरलाल नेहरू तो जो टेढ़ा नाम है वही लिखे थे। एक हो गया ये पहला जो है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड जो हिस्ट्री थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो हिट्स नहीं है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसने लिखा था? तो हरदयाल जी ने लिखा था इसको। 2 हो गया। और नेशन इन मेकिंग मोहम्मद अली लिखे थे। 3 हो गया। हमदर्द जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे थे, तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये जो है और नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे थे, 4 हो गया यहाँ पे। और हमदर्द जो है वो मोहम्मद अली लिखे थे, 3 हो गया। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका बी आंसर सत्य है, 1 2 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि पनवार आंदोलन को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। तो पनवार आंदोलन को लोकप्रिय रूप में क्या जाना जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, ऑपरेशन जीरो आवर के रूप में, खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है इसको, पनवार आंदोलन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पनवार आंदोलन। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ होते हैं इसके बारे में बताइए। तो इसको याद रखिएगा, मिलान कराता है। तो डेट याद रखिए 17 अक्टूबर 1940 को पनवार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ था पनवार में। तो पहले इसके सत्याग्रही विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। दूसरे कौन थे बताइए? दूसरे इसके थे, पहले ये थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल JLN थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, इस बात को याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित पर विचार करना है। तो कहना है, बता रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो बताना है कौन सा इसका सही है। तो जो तृतीय जो आंदोलन था वो कब हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1817 से 1819 के बीच हुआ था। ठीक है, इसके पश्चात ही जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो अंतिम उसके जो पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे, ये भी ठीक है। दोनों का संसद थे, सी आंसर सही है। 28वां विजयनगर साम्राज्य आने वाले जो यात्री थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको किसी तरीके से भाई घोल के पी जाइएगा, इसको घोल के पी जाइए इसको। तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालिक शासकों के युग में कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो निकोलस कोंटी है, देवराय प्रथम के आया था। तो ये बात बिल्कुल सही, देवराय प्रथम के आया था। और नूनीज जो था अच्युत राय के समय में आया था, नूनीज, तो ये भी ठीक है, अच्युत राय के समय में आया था। डिमिंगो पायस था, कृष्ण देव राय के समय आया था, डिमिंगो पायस। तो तीनों ही कथन इसके सकते हैं, इसका डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, ये तीनों ही आए थे, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अगला है सही सुमेलित है बताना है। तो लोयस का पठार चीन में है, ये बात बिल्कुल सही है। लोयस का जो पठार है वो चीन में है। पोटावर का पठार पाकिस्तान में, ये भी ठीक है। शान का पठार जो है म्यांमार में है। तो ये तीनों ही सत्य हैं, इसका भी डी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट ये भी है। तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जमनालाल बजाज नहीं थे, शंकर नायर थे, इंपॉर्टेंट है ये, बी आंसर से शंकर नायर थे। मुखर्जी भी नहीं थे और चट्टोपाध्याय जी भी नहीं थे, बी आंसर सही है। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग के बाद में। ठीक, तीसवां है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो महात्मा गांधी थे वो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है उसको दे दिए थे, तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। तो जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि इनको मिली गई थी। राय बहादुर उपाधियों का अंत किसमें है, आर्टिकल 18 में है। तो राय बहादुर जैसे उपाधियों का अंत कर दिया गया। महात्मा गांधी जो था उनको क्या कहा गया था, तो नाइट कौन सी उपाधि दी गई थी भाई उनको, केसर हिंद की दी गई थी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ या पाल्म ऑयल का देश कहा जाता है। तो पाम ऑयल का देश कौन सा है इसमें, तो केनिया नहीं है, सोमालिया भी नहीं है, उगांडा भी नहीं है, नाइजीरिया कहते हैं, सी आंसर सही है, नाइजीरिया को कहते हैं। तो अफ्रीका में जो देश नाइजीरिया है वो जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं। नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अटलांटिक महासागर का एक कोना है और अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। ठीक है, अबूजा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित में से दो नदियों में कौन सा सत्य है। तो दो नदियों के संबंध में बताना है कौन सा सत्य दिया है। तो काफ़ी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन को सेलेक्ट करके एकदम जो एग्जाम पूछता है ज्योग्राफी में वैसा ही क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। तो कह रहा है लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो क्या ऐसा ही है, तो विषुवत नहीं है, ये मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो काटती है 2 बार किसको, मकर रेखा को काटती है। ठीक, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मकर को नहीं, विषुवत को 2 बार काटती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको किसी तरह से याद कर लीजिएगा। तो इसका डी आंसर सही, न तो एक न तो दोनों ही गलत दिया है। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है किसके लिए, चाको का मैदान, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास उत्पादन, ऊन उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कोयला उत्पादन। तो कपास उत्पादन के लिए ये आंसर सही है। कपास का उत्पादन चाको के मैदान में सर्वाधिक होता है, इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अर्जेंटीना जो है ये दूसरा सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का, और इसी में पंपास जैसी जो है उत्तम जो है शीतोष्ण घास भूमि का जो मैदान है, शीतोष्ण घास भूमि का मैदान जिसको हम पंपास कहते हैं, इसी यहीं पाई जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ब्रिटेन में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, ये बी आंसर सही, इसका न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत बना है न्यूजीलैंड में स्थित है।
ठीक है। इसी में जो है सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है इसकी, ठीक है। माउंट कुक जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है इसकी। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है 35 नंबर का, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिकतम प्राप्त होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। कारण कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। दूसरा गलत है, पहला सही है, जल भाग की अधिकता नहीं है। ए आंसर इसका सत्य है, ठीक है। दक्षिणी भाग में जल भाग की अधिकता पाई जाती है, ठीक। तो 35वें का कौन सा आंसर सही होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में जल भाग अधिक नहीं है, दक्षिणी भाग में जल भाग ज़्यादा है, ठीक है। तो आर इसका गलत है, ए सही है, आर गलत है, सी आंसर सही है इसका, ठीक है। टेम्परेचर जो तापमान विषमताएं क्यों हैं? तो क्योंकि यहाँ पे कहीं लैंड है, तुरंत वहाँ पर वाटर है, लैंड है वाटर है, मगर जो तापमान विषमताएं एक बार, क्योंकि एक ही बॉडी होती है तो तापमान की विषमताएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होता है, जैसे पूरा ही वाटर बॉडी अधिकतम हो, वाटर बॉडी की जो तापमान डिफरेंस है वो कम होता है, मगर जो वाटर हो, फिर स्थल हो, वाटर हो, स्थल हो, तो वहाँ पे है जो तापमान की विषमताएं प्राप्त होती हैं। तो इसका केवल एक सही है और आर गलत है, सी आंसर सत्य है इसका। अगला 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है और बताना है कौन सा एक सत्य है। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा एक सत्य है? तो संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। तो संवहन धाराएं जो कि नीचे से ऊपर तक चलती हैं, संवहन धाराएं वायु वाली, टेम्परेचर वाली, ऊपर से नहीं चलती हैं, तो ये ठीक बात है, इसी में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होती हैं, तो ये भी सत्य है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ये भी सत्य है। तो इसका डी आंसर सही है, सभी सत्य हैं इसके। 36 का डी आंसर सही होगा, ठीक है। 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्षोभ मंडल के बारे में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। तो आज बता देता हूँ, एक फार्मूला इसको लिख लीजिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है गलत मत करिएगा। यह बराबर भी साइन थीटा लिख लीजिए, ठीक है। तो यह बराबर भी साइन थीटा, तो भी जो है वो वेलोसिटी पृथ्वी के घूर्णन की, ठीक। और जो 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 थीटा है वो एंगल है 0 डिग्री, मतलब विषुवत रेखा, फिर से 10 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं हम लोग, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर नॉर्थ में जा रहे हैं हम लोग, ठीक। ऐसे नीचे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो थीटा रखेंगे हम, तो एफ बराबर वी साइन थीटा कितना है 0 डिग्री। क्या बोला है? विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। तो एफ जो है कॉरियोलिस बल को डिनोट करता है, जो एफ है कॉरियोलिस बल को डिनोट करता है। तो विषुवत रेखा कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो v बराबर यह साइन थीटा की जगह 0 रखेंगे, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान कितना होता है? v 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है साइन के 0 डिग्री का मान। तो कितना हो गया? एफ बराबर 0 हो गया। तो एफ का मान 0 होता है, कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। कहाँ पे मैक्सिमम होगा? एफ बराबर v साइन थीटा जो है 90 होना चाहिए ध्रुवों पे, तो 90 ध्रुव पे हो गया। तो यह बराबर v हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 का मान 1 होता है, तो v गुणते 1 हो जाएगा, मतलब v ही होगा। तो जितना वेलोसिटी होगी उतना ही फोर्स लगेगा कहाँ पे? ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे अधिकतम लगता है और यहाँ पे कम लगता है, तो पहला ही बात गलत हो गया। ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल अधिकतम लगता है, ये प्रभाव 0 दिया हुआ है, तो यहाँ मैक्सिमम लगता है, यहाँ मिनिमम लगता है, यहाँ 0 है, यहाँ पे v है, ठीक है। तो दोनों कथन गलत है, इसका बी आंसर सही है। 37वें का ना तो 1 ना तो 2, 37वें का बी आंसर सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो फार्मूला बता दिया उसके अलावा इधर उधर सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सीधे उसी को अप्लाई कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है यूपीएससी से लेके, अगर आप ओलंपियाड भी देने जा रहे हैं ज्योग्राफी में, तो यही वाला फार्मूला लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। अगला है कथन और कारण का जो है बताना है। तो चिनूक को हिमबच्छी पवन भी कहते हैं। तो चिनूक जो है कहाँ बहती है बताइए? 37 छोड़ दिए क्या? 37 छूट गया, ठीक है। 37 छूटा नहीं, 37 का तो बी आंसर सही है, कॉरियोलिस बल 37 ही था। 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कथन और कारण हो रहा है। तो चिनूक हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। अगला है यह पवन शीतकाल के अधिकतम समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाती है। तो ये रॉकी पर्वत है, ये रॉकी है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो रॉकी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, पूरा इस तरफ रॉकी के इस तरफ पूर्वी साइड में पूरा ये बर्फ़ जमी रहती है। तो ये रॉकी पर्वत से नीचे उतरती है, गर्म हवा है, और मैदानी क्षेत्र में जो घुसती है तो जितना बर्फ़ उसकी पिघला देती है, और ये पिघलाने के बाद जब बर्फ़ों को पिघलाती है तो वहाँ घास निकल आती है, और घास जो है चारागाहों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो इसका पहला भी ठीक है, हिमबक्षी है। हिमबक्षी मतलब है कि जैसे ही नीचे उतरती है पूरा हिम पिघल जाती है, हिम को खा जाती है, बर्फ़ को खा जाती है, इसलिए हिमबक्षी कहते हैं उसको। पहला सत्य। दूसरा है यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं के लिए उपयोगी बनाती है, तो ये भी ठीक है। दोनों कथन सत्य है, और जो आर है ए की व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही है इसका।
अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब और कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो असम में हिमालय कभी नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा, कुमायूं भी नहीं होगा। जो कुमायूं हो सकता है या पंजाब हो सकता है, तो पंजाब होगा, कुमायूं है, इसमें कन्फ्यूजन हो गया आपको। अब बताइए कौन होगा, 39वें को बताइए। तो पंजाब हिमालय होगा, ठीक है, सी आंसर सही है, पंजाब हिमालय होगा। सिंध और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है, ठीक है। इसे 500 किलोमीटर का है। सिंध नदी के बीच में, सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ठीक। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी अवस्थित है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक चोटी है अनाईमुड़ी, वो कहाँ है, अनामलाई की पहाड़ी पर है, नल्लामल्ला की पहाड़ी पर है, नीलगिरी की है, बाबा बुदान की पहाड़ी पे है। तो किस पे है ये, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पे है, ठीक है, ए आंसर सही है। अन्नामलाई की पहाड़ी है कहाँ पे, तो अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी में है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में फैली है, दोनों में फैली है, ठीक है, याद रखिए, केरल तमिलनाडु में है, ठीक है, तो केरल ही लगाइएगा, अन्नामलाई, ठीक है। नीलगिरी का बाबा बुदान की पहाड़ी है, बाबा डोडा बेटा है, बाबा बुदान का डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जैसे एक श्रेणी होती है, पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे इतनी बड़ी पहाड़ी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी होती है उसको कहते हैं उस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। आप सोचेंगे आपकी कितना चोटियाँ सर्वोच्च होती हैं, मगर अब जैसे मैकाल के पहाड़ इस तरह से है, महादेव इस तरह से है, और सतपूर्णा इस तरह से है, तो इनकी इंडिविजुअल कोई ना कोई सबसे ऊंची चोटी होगी, उसी को बता रहा है। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। नीलगिरी कब से डोडा बेटा है, तो इस तरह से है। बाबा बुदान किस पे की, कमेंट करके बताइए कि बाबा बुदान की पहाड़ी जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है। 41 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के कौन से देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। तो आइबेरिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, यही बताना है। तो स्पेन और पुर्तगाल हैं, फ्रांस और जर्मनी है, जर्मनी इटली है, इंग्लैंड और फ्रांस है। तो स्पेन और पुर्तगाल को मिला के आइबेरिया बनता है, ठीक है। यूरोप के जो दो देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल, आइबेरिया कहलाते हैं। और यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीप में स्कैंडेनेवियाई हैं, स्कैंडेनेविया, ठीक है, आइबेरिया, बाल्कन एवं पेनाइन, ये 4-5 जो है प्रायद्वीपों में विभक्त है, ठीक है। तो स्कैंडेनेविया एक पार्ट है, एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मतलब कि पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ। दूसरा है आइबेरिया, जिसके बारे में पूछा है। तीसरा है बाल्कन क्षेत्र। चौथा है पेनाइन, ठीक है। तो इसमें स्पेन और पुर्तगाल याद रखिएगा। 42वां है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की सुरक्षा के लिए संबंधित अधिकारों का उल्लेख किसमें है। तो अल्पसंख्यकों की हितों का सुरक्षा के लिए 29 है, 30 है, 24 है, 17 है। तो अब मेरा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको आंख मूंद के इसको अब तक मार चुके, आगे बढ़ चुके होते हैं आप। आर्टिकल 29 में है, ए आंसर सही है। ये तो सभी लोग पढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कहीं से पढ़ लीजिए इस बात को। अगला है 43 नंबर का, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। तो कैग को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, ये बात सही नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बात तो सही है। तो कौन सा इसमें कथन सही होगा 43वें का, 43वें का डी है कि ये गलत है, आर सही है। तो ये गलत क्यों है, तो आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महापरीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, परंतु उस रीति से इसको हटाया जाएगा जो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के कारण संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है इसको। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। इसका डी आंसर सही था, ये गलत है, आर सत्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताना है। पहला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ठीक है, न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, तो ये भी ठीक है। दोनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है इसका, दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। अगला है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन। तो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर है। तो इसको बताया था, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन बता रहे थे, हम बताए थे 262 में नहीं है, ये नदी जल विवाद के लिए है। ये 263 में है, ठीक है, बी आंसर सही है। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात की गई है।
किसके रिपोर्ट पे की गई थी? सरकारी आयोग की रिपोर्ट पे बात की गई थी इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण करने के लिए। तो 45 नंबर का क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। ठीक है, 1990 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आर्टिकल 315 के तहत 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की जो स्थापना करने का जो प्रावधान है, संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने का जो है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर राज्यपाल करेगा तो किस राज्य का राज्यपाल करेगा? जो संयुक्त बना है, 2-3 राज्य मिलकर अगर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनवाए हैं तो कौन से राज्यपाल करेगा? तो राज्यपाल का बात काट दीजिए यहाँ पे, तो राज्यपाल होगा ही नहीं। संसद का भी नहीं होता, ये भी नहीं। इसका राष्ट्रपति आंसर सही होता है, बी आंसर सही है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, हटाता है। मगर लोक सेवा आयोग जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल नियुक्त करेंगे। हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति हटाएंगे उनको, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 46वें का बी आंसर सही है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं 315(2) के तहत। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 47 नंबर का कि सुमेलित नहीं है बताना है। तो प्रमुख संप्रदाय हैं और संस्थापक हैं। तो आजीवक का मक्खली गोसाल हैं, ये ठीक है। बरकरी का नामदेव है, तो बरकरी का नामदेव है, ये बात सही है। धरकरी का रामदास है, तो ये भी ठीक है, धरकरी रामदास हैं। और रामावत का जो है रामानुज नहीं है, रामावत का रामानंद है। ठीक है, रामानंद डी आंसर इसका गड़बड़ है, यही सही सुमेलित नहीं है, रामावत का रामानंद है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, 48वां निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंदी जनित रोग नहीं है? तो फफूंदी जनित रोग नहीं है बताना है। तो फंगल रोग नहीं है, तो दमा है, एथली फुट है, खसरा है या गंजापन है। तो दमा जो है ये नहीं है। 48वें का ए आंसर सही है, सॉरी ए नहीं, फफूंदी जनित रोग नहीं है, दमा है, एथलीट फुट है, खसरा है, गंजापन। तो खसरा शायद नहीं है इसमें। ठीक है, खसरा नहीं है, सी आंसर से खसरा नहीं है। ठीक है, खसरा नहीं है। खसरा जो है क्योंकि विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु जनित रोग है खसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 54 का निम्नलिखित में से कथन और कारण वाला क्वेश्चन बताना है। तो कान नाक गले के डॉक्टर उत्तल लेंस का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। 54 आ गया, फिर गड़बड़ हो गया, रुकिए छूट गया फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंदी जनित रोग है? तो ये खसरा हो गया। ठीक है, सी वाला। अगला है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बताना है। उद्देश्य BIFR का उद्देश्य क्या है? तो जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान, मतलब कि जो रुग्ण हैं, जो पुराने हो गए हैं, टूटने फूटने के कगार पे हैं या बिला जाने के कगार पे हैं या एकदम से गड़बड़ी अवस्था में चल, घाटे में चल रही है, तो जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का जो मुख्य उद्देश्य 1981 में बना था, वो पहला ही इसका सही है, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। ठीक है, 49वें का ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 50वां। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। तो ये बात सही है, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या जो है सीमांत प्रकार की है। सीमांत प्रकार होने का मतलब कि 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत प्रकार की कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। तो 1951 से 15 साल जोड़ें कितना होगा? 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। तो बात सही कह रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में अवस्थित है, तो ये भी सही है। तो 50वें का जो है तीनों ही सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं 50वें का। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाला खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है? तो अमीनो अम्ल जो है किसमें सर्वाधिक उपस्थित होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? तो टायरोसिन है, एलेनिन है, ग्लूटामाइन है या आर्जिनिन है। तो कौन सा सर्वाधिक शामिल होता है इसमें? तो ए आंसर सही है, टायरीन जो होता है। तो अमीनो अम्ल टायरोसिन जो है प्रोटीन की अधिकता वाले प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। तो टायरोसिन की जो कमी होती है तो व्यक्ति जो है स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। ठीक है, सुस्त
इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ए आंसर सही है। 52वां निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो जो B5 है पैटोथिनिक अम्ल, ये बात सही है। B9 है फोलिक अम्ल, तो B9 फोलिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। ये जो खून की कमी जब हो जाती है महिलाओं की, जब गर्भवती होती हैं या गर्भावस्था में होती हैं, तो उसमें फोलिक अम्ल की जो टैबलेट है वो दी जाती है, तो B9 एक्चुअली में दिया जाता है उनको। ठीक है। B12 जो है साइना कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है। B2 जो है फ्लोक्विनोन है, तो B2 में फ्लोक्विनोन नहीं है, इसमें राइबोफ्लेविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन इसमें पाया जाता है। ठीक है। और जो विटामिन के है इसमें फ्लोक्विन है। ठीक है, विटामिन के है, विटामिन के में पाया जाता है। ठीक है, के का है ये। ठीक, तो विटामिन के का है ये। अगला क्वेश्चन, इसीलिए डी इसका आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं था। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम जो है मैकाल का पठार नहीं है? तो मैकाल का पठार किसका नहीं है? गोदावरी है, नर्मदा है, सोन है, महानदी है। तो गोदावरी का नहीं है। ठीक है, बाकी नर्मदा, सोन और महानदी का, तीनों का हो सकता है वो। ठीक है। 53वें का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो ये सही है। 53वें का गोदावरी का नहीं है, बाकी सोन का है, नर्मदा का है, महानदी का है। तो मैकाल का पठार कहाँ पे है? तो इसको याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मैकाल का पठार। गोदावरी नासिक जिले से निकलती है, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हैं। ठीक है। 35वें का हो गया, 35वां था, 53वां था, उल्टा पढ़ दिया मैंने। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जो कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा, ठीक है, तो पहला है कान, नाक, गले का डॉक्टर उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग करता है। तो उत्तल दर्पण का नहीं करता, वो अवतल दर्पण करता है, अवतल का। ठीक है, अवतल का करता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अवतल दर्पण का यूज करता है। अगला है उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दूसरा वाला ठीक है, जो उत्तल दर्पण है वो पास जो वस्तुएं होती है, पास स्थित वस्तुओं का जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण से अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत है, आर सही है, डी आंसर सही है इसका। अगला है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख स्थल है और अवस्थिति है। तो ओपेरा हाउस जो है कहाँ पे है? ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है, ये बात ठीक है। काबा है मक्का में। ठीक है, काबा मक्का में है। ग्रैंड कैनन तो अरिजोना में भी ठीक है। मर्डेका पैलेस मिस्र में है। तो मर्डेका पैलेस मिस्र में नहीं है। ठीक है, गलत है, ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है ये। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण वाला है। तो कथन कह रहा है कि आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। तो ठीक है भाई, ये भरी जाती है। कारण क्या है कि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। तो इसके उपस्थिति से जो है, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, ये बात ठीक है। तो क्यों बढ़ जाता है? तो आर्गन गैस को सुस्त गैस भी कहते हैं या अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो इसके रहने से जो उसका ऑक्सीडेशन होता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो है कथन ए और कथन आर दोनों ही सत्य है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर सही है। और 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सूर्य का प्रकाश एक ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो सूर्य के प्रकाश का एवं उसके ऊष्मा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, बात सही है। अगला कर हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो सही बात है, हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सी आंसर तो सही है, एक और दो दोनों ही सत्य हैं इसके। ठीक है। अगला है 58 नंबर का, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीवन भार का पिरामिड सीधा होता है। तो जीवन भार का जो पिरामिड होता है सीधा होता है, तो ये सत्य है, सीधा होता है। घास के मैदान में जीवन भार का पिरामिड सीधा होता है। तो घास के पिरामिड में भी जो जीव भार का जो पिरामिड होता है वो भी सीधा होता है। ठीक है। जलीय परितंत्र या तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो ये बात सही है, जीव भार का पिरामिड जो होता है उल्टा होता है। ठीक है।
ये बात सही है, तो तीनों ही सत्य है, इसका सी आंसर सही है। याद रखिएगा पिरामिड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है, तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। जब मैं पर्यावरण और परिस्थिति की पढ़ाऊँगा तो उसमें ही बताऊँगा, ठीक है, बढ़िया से। इसका ये भी याद रखिएगा तीनों ही सही है। और अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कह रहा है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम 500, ये कहीं पढ़ा है आपने? सही बात है, गलत है ये। तो किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य अपवाद की श्रेणी में आता है? तो जो छोटे होंगे वो अपवाद की श्रेणी में आएंगे, जैसे गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, ठीक है। तो गोवा, मिजोरम, सिक्किम तीन तो हैं। आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की जो संरचना है उसका उल्लेख किया गया है, उसी में दिया गया कि गोवा, सिक्किम और मिजोरम जो है ये 500 और मैक्सिमम और 60 जो मिनिमम है सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, इनका अपवाद है, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका सही है, ये आंसर सत्य है। तो गोवा में कितनी सीटें पूछता है? तो 40 है। मिजोरम में कितना है? तो इसमें भी 40 है। सिक्किम में 32 है, ठीक है। ये है अपवाद की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है 60वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो कौन सा व्यय है? तो भारत की संचित निधि पर भारित होने का मतलब ये है कि इनका जो फंड जब निकाला जाता है संचित निधि से, तो इनके पे वोटिंग नहीं होता, संसद में वोटिंग नहीं होता इस पर, ठीक है। इसे बस चर्चा हो सकती है, वोटिंग नहीं होता है, तो उसको कहते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। तो इसमें जो कैग है उनका भी आता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन जो है इसी पर भारित है। अगला है राष्ट्रपति का वेतन जो है यही भारित है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का वेतन भी इसी भारित है, ठीक है। उच्च हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो वेतन होता है, वेतन राज्य के संचित निधि से जाता है, राज्य के संचित निधि से, ठीक है। मगर इनकी पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि पे भारित होता है, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनकी पेंशन भारत की संचित निधि पे भारित होता है, मगर इनका जो वेतन जो जब तक वो काम करते हैं तो वो राज्यों की निधियों से दिया जाता है, ठीक है। डी आंसर इसका सत्य है, तीनों ही भारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? तो एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी भी कहते थे, पढ़े होंगे तो एफएसटी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं था? तो दीवाने कोही किसने चलाया था? थोड़ा सा भी आप याद होगा आपको, थोड़ा ही पढ़े होंगे। तो दीवाने कोही जो है किसने इसको चालू किया था? तो इसी का भाई था, चचेरा भाई था, दीवाने कोही चालू किया था। उसका एमबीटी नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो सी इसका आंसर सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही या कृषि विभाग को चालू करने वाला शासक था, ठीक है। बाकी दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, दीवाने इस्तिहाक, ये तीनों जो है फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था, एफएसटी चलाया था, ठीक है। दारुल सफ़ा अस्पताल था, याद रखिएगा। 62वां है सही सुमेलित है, तो मत है और उसके संस्थापक हैं। तो विशिष्टा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद उपरोक्त में से सही सुमेलित है। तो विशिष्ट द्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य का है, ठीक है, रामानुजाचार्य का है। तो पहला तो ठीक है। दूसरा है द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का है, तो ये भी ठीक है। और शुद्धा द्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य का है। तो तीनों ही मैच कर रहा है इसमें, उपरोक्त में सभी सुमेलित है। इसका डी आंसर सही है 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो मार्कंडे मंदिर जो है, मार्कंडेश्वर मंदिर, उसको विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बैनगंगा नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है। मार्कंडेश्वर बैनगंगा नदी पे है, बैनगंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, क्या लिख देता हूँ, बैनगंगा नदी पे है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में है, तो ये गलत है। तो इसका केवल एक सही है, बी आंसर इसका सत्य है, ठीक है, बी आंसर सत्य है इसका। अगला है मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? तो सबसे पूर्व में कौन सी है? महादेव है, मैकाल है, सतपुड़ा या छोटा नागपुर है? तो थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़े होंगे, मैप पर थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे। तो सबसे पूर्व में छोटा नागपुर आता है, ठीक है, सबसे पूर्व में छोटा नागपुर आता है, फिर उसके बाद मैकाल आता है, ठीक है। चलिए इसको वो
पश्चिम से पूर्व से पश्चिम लगा देते हैं तो सबसे पहले छोटा नागपुर आएगा, डी आएगा सबसे पहले, सबसे पूर्व में डी है, फिर मैकाल आता है, बी है, ठीक है, फिर आता है महादेव की पहाड़ियाँ, ए हो गया, फिर आता है सतपुड़ा, सी हो गया, तो डी बी ए सी, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आपने कहीं। तो सबसे लास्ट सबसे पूर्व में छोटा नागपुर आएगा, इसका डी आंसर सही है, ठीक है। 64वें का डी आंसर सत्य है। अगला है कोयला क्षेत्र है, अवस्थिति मैच नहीं कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में 65 नंबर में। कोयला क्षेत्र है और उसकी अवस्थिति है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो तलचिर जो है महानदी घाटी पे है, ये ठीक है। कर्णपुरा जो है दामोदर नदी घाटी पे भी ठीक है। सिंगरेनी ये गोदावरी तट पे है, सिंगरेनी, ठीक है। सिंगरौली नर्मदा नदी पे है, तो सिंगरौली जो है नर्मदा नदी नहीं है, सिंगरौली सोन नदी घाटी तट पे, सोन नदी एमपी में है ये सिंगरौली, ठीक है, सोन नदी एमपी, सिंगरौली। तो डी इसका आंसर सही है कि यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीन जो हैं सिंगरेनी, कर्णपुरा और तलचिरा जो है महानदी, दामोदर, ये सब याद रखिएगा। नदियों के जो किनारे हैं ये सारे कोयला क्षेत्र हैं और इनका जो परिवहन होता है नदियों से द्वारा भी होता है, दोनों होता है, नदी और रोड दोनों से होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इनके कारण नदियाँ भी बहुत प्रभावित हुई हैं, निगेटिव रूप में प्रभावित हुई हैं, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह और एका विद्रोह, तो कह रहा है घटनाओं के कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो सबसे बाद में कौन हुआ? तो सब थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़े हो तो सब जानते हो कि एका सबसे बाद में हुआ है। तो जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसी समय एका विद्रोह भी शुरुआत था या तो चल रहा था, ठीक है। तो सबसे लास्ट में 4 होगा, याद रखिए, 3 में लास्ट में सबसे 4 है, ठीक। एका जो है 1922 में हुआ था, ठीक, इसको याद रखिएगा। ताना भगत भी इन दोनों से ऊपर हुआ था, तो तीसरे में ताना भगत होगा, चौथे के बाद तीसरा होगा, तो 2 हो गया, ये गलत, ठीक है। अभी संथाल हुआ था कि पावना हुआ था? संथाल हुआ था कि पावना हुआ था, इसको आपको समझना है। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में संथाल हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था, सॉरी संथाल हुआ था, गलत लिख दिया। ये हो गया 1922, ये हो गया 1914, संथाल हो गया था 1855 में और ये हुआ था 1873 के आसपास में, ठीक। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, तो क्रम में ही था क्या उल्टा से? इसका बी आंसर सही है, ठीक है। सब 1 2 3 4 सही रूप से दिया भी है, ये गलत हम बता रहे हैं यार। ये है 55 में है, तो सबसे पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, सही तो बता रहे हैं, ठीक है। इसका बी आंसर सत्य है, ठीक है। बी सही है कि 2 सही है? तो सबसे पहले होगा संथाल, 2 होगा, फिर होगा पावना, फिर होगा ताना भगत, ठीक है, फिर होगा ये, तो 2 1 3 4 होगा, ये डी आंसर सही है, ठीक है। डी आंसर इसका सत्य है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मोरीबंद डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, तो ये बात सही है। जो मोरीबंद डेल्टा है वो बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, बस थोड़ा सा अलग है मेन डेल्टा से। तीसरा, टेलीग्राफ जो पठार है उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, तो टेलीग्राफ का जो पठार है तो अटलांटिक का हिस्सा देखे होंगे, जो कटक है, यस आकार की कटक है, तो उसी का उत्तरी जो अटलांटिक है उसी में ये पठार है, इसी कटक पे, तो उसी को कह रहा है ये टेलीग्राफ का जो पठार है अटलांटिक कटक का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि एंथ्रोपोजेनिक कारण या मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों ही सत्य है, इसका डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण का है बताना है कौन सा सही है। तो कथन कह रहा है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता, ये बात सही है पहला। दूसरा है मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, तो कौन सा सही है? दोनों ही सत्य और व्याख्या भी कर रहा है, ये आंसर सही है। तो सुई चुभाने मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि इसमें ग्राहिकाएँ जो हैं उनका अभाव होता है, जो सेंस नहीं कर पाती हैं। अगला है 69 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल शर्करा भी कहा जाता है? तो फल शर्करा क्या है इसमें? माल्टोज है, राइबोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, तो किसको कहते हैं फल शर्करा? तो फ्रुक्टोज को फल शर्करा कहते हैं, डी आंसर सही है, 70 है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्न कथनों में क्या सही है? तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, 0 डिग्री के 10-15 इधर, 10-15 इधर, ठीक। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है, ये बात सही है।
और इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दूसरा भी कथन सत्य है। एक कथन सही है कि एक और दो दोनों ही सत्य है, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पे। तो गले का मामला थोड़ा ठीक नहीं हुआ अभी, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ थे, 71 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर जो है ये वायु प्रदूषण के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए ये ग्रीन मफलर जो एक स्कीम थी या एक योजना कह लीजिए कि योजना लाई गई थी। तो इसमें किया ये जाता है कि जो रोड किनारे देखे होंगे, अब जो हाईवे बनते हैं, जितने भी हाईवे बन रहे हैं, उसके बीच में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। फिर बीच में रोड है, ये रोड है, इधर भी रोड है, बीच वाला डिवाइडर इसमें पेड़ है और ये किनारे भी पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो पेड़ों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि ध्वनि प्रदूषण को बहुत ज़्यादा फैलने से रोका जाए। तो ग्रीन मफलर का तात्पर्य है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधों का लगाया जाए। तो बी आंसर सही है 71 का। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ग्रीन मफलर है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है, तो किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 के कारण होता है। तो थायमिन की कमी से होता है, ए आंसर सही है। रिबोफ्लेविन जो है इसको B2 कहते हैं, विटामिन B2 है ये। फ्लेवेनाइन की कमी विटामिन K है शायद ये, और फिनाल की कमी से। तो ए आंसर इसका सही है कि थायमिन की कमी से होता है। अगला है जो प्रमुख संस्थान है और उसकी अवस्थिति बताना है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वो है कहाँ? तो कौन सा सही सुमेलित है हमको बताना है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, तेलंगाना में। ठीक है पहला। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है देहरादून में है, भी ठीक है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान जो है कोलकाता में है। तीनों ही सही है, डी आंसर सही है, तीनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है कि दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज तो कोलकाता में है, उपरोक्त में से स्थापना का सही जो कालानुक्रम है उसको बताना है। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में, वो क्या नाम था, राजा राम मोहन राय भी इसके सहयोगी थे। 1817 में हुआ था। मेयो जो है, मेयो कॉलेज की जो स्थापना हुई थी अजमेर में हुई थी, 1875 में हुई थी। ठीक है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1824 में हुई थी। तो 3-1-2 बी आंसर सही है इसका, 3-1-2 समय इसका। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र होता है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहते हैं। तो इसका दोनों कथन सही है। तो अमलैंड या हिंटरलैंड, तो जो अर्थनगर का जो प्रतिवेशी है, आसपास का क्षेत्र होता है ये, और अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहते हैं। तो हिंटरलैंड जब ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाता है। ये दोनों ही कथन इसका सत्य है। ठीक है, अगला है कथन और कारण का जो है क्वेश्चन है, बताना है कि कथन है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं, ये बिल्कुल सही है पहला वाला। कारण क्या है कि सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालक की अपेक्षा बहुत अधिक, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसी वजह से ये बात है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन है। तो दोनों ही कथन सत्य और व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही है इसका। अगला है कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है कहलाता है थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइनोक्लाइन या केमोक्लाइन। तो इसको पूछता है इस तरह क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर का आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसको जहाँ गहराई के साथ लवणता तीव्रता से बढ़ती है उसको हेलोक्लाइन कहते हैं। बी आंसर सही, हेलोक्लाइन कहते हैं उसको। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो बम्बई त्रिमूर्ति कौन है भाई? बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते, नहीं है वो। तो फिरोज शाह मेहता हैं, KT तैलंग हैं, GD देशमुख हैं या बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तो कौन जो है उनको नहीं जाना जाता है? तो उसमें जो GD देशमुख हैं इनको छोड़ के फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो KT तैलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी को मिलाकर 1885 में इनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी तथा इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, 1885 में जब कांग्रेस का गठन हो रहा था। तो याद रखिएगा इसको। तो इन्हीं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी थी, ये भी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में मिलाता है। ठीक है,
कांग्रेस से पहले की जो संस्थाओं का वाला चैप्टर है उसमें से मिलाता है। 79 नंबर क्वेश्चन कि सही सुमेलित नहीं है बताना। तो चारागाह हिल्स है और अवस्थिति है। तो बन्नी चारागाह जो है, बन्नी जो ग्रासलैंड है वो जो है गुजरात में है, ठीक है। बन्नी एक घास होती है, काफ़ी प्रोटीन वाली घास होती है, काफ़ी पौष्टिक है। बाग्याल चारागाह जो है उत्तराखंड में है, भी ठीक है। खजियार सिक्किम में है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में, तो पहलगाम जम्मू कश्मीर में, खजियार जो है सिक्किम न होकर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है, यही गड़बड़ी है इसमें। तो यही सही सुमेलित नहीं है, सी आंसर सही है, ठीक है। सी वाला सही है। खजियार जो है सिक्किम में नहीं होके हिमाचल प्रदेश में है। फिर से आ गया 80 नंबर का कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो कौन सा इसमें कथन सही है बताना है। तो ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही है। सोडियम बहुत तेज क्रियाशील भी हो जाता है। तो देखते हैं लोग पानी में जैसे कुछ पटकते हैं तुरंत आग लग जाती है, तो सोडियम ही है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो। तो राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो है कहाँ पे ये। तो नई दिल्ली है, मैसूर है, बेंगलुरु और जोधपुर है। तो नई दिल्ली में है, ए आंसर सत्य है इसका। 82 भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस तरह क्वेश्चन जो है कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 1956, 1958, 1960, 1962, 1956 में हुई थी। ए आंसर सही है। 82 का ए आंसर सही है, 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर वाला। कहाँ गया 83 नंबर, ये है। कह रहा है कि रचना है और इसके लेखक हैं। तो तबकाते अकबरी जो है सुमेलित है पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है, ये नहीं है, सही सुमेलित है पूछा है। तो तबकाते अकबरी जो निजामुद्दीन ने लिखा, ये बात सही है। तारीख यामिनी उतबी, हमने इसको पिछले बताया था कि जो तारीख उल यामिनी जो है वो अल उतबी ने लिखा है, ठीक है, बीवल सही है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी। तो वर्नी को याद रखें, वर्नी बार बार पूछा। जियाउद्दीन वर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा है। इसमें तीनों जो सही है, डी आंसर सही है, तीनों सही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे आर में को पूछा था उसी तरीके से इन्होंने बनाया है, बढ़िया कुछ सीरीज बनाई है इन्होंने, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो हमारे इंडियन पॉलिटी वाला जो वीडियो है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद जो 109(1) है, यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तो कौन सा इसमें सही है। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही है। तो जो उसकी परिभाषा दी हुई है धन विधेयक की, वो 109 में है और 110 में धन विधेयक के बारे में ही कुछ बताया गया है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, ए वाला इसका आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 85 नंबर क्वेश्चन है कि मैरियाना या चैलेंज सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो दोनों ही कथन इसमें भी सत्य हैं, ठीक है। इसकी गहराई जो है लगभग 11,0333 मीटर के आसपास है। इतना है, अब जितना पढ़ा जाए इसको इसी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका दोनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है 85वें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि को राजकवि के रूप में नियुक्त किया गया था, वो कौन थे। तो मुनीर नहीं थे, कुदसी भी नहीं थे और काशी भी नहीं थे, कलीम थे वो, ठीक है। शाहजहां ने कलीम को ईरानी फारसी जो पद्य शैली के कवि थे उनको राजकवि नियुक्त किया था, ठीक है। तो कलीम है, याद रखिए कलीम है, राजकवि थे। और जो शाहजहां का काल था उसको स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग ऋचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। तो देखिए जो दृष्टि भ्रम मृग मृचिका जो है इसको क्या कहते हैं, और तो ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। क्या होता है, कभी भी आप हाईवे पे कभी भी अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं या बस में ही बैठे हैं या किसी दूसरी गाड़ी में बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि रोड पे आगे पानी पानी गिरा हुआ है, ऐसे महसूस होता है कि पानी गिरा हुआ है, रोड पे आगे पानी है, मगर जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पानी नहीं रहेगा, आगे और शिफ्ट हो जाता है। तो उसी को जो है दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका कहते हैं। और ये जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसके कारण होता है। डी आंसर सही है। व्यतिकरण भी नहीं है, विवर्तन ध्रुवण इनके कारण नहीं होता, डी आंसर सही है इसका। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, तो मान लीजिए कि एक कोई तल है जो ऑप्टिकल केबल बनाई जाती है जिसमें इंटरनेट वगैरह जो अच्छे डेटा को, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डेटा होते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, उनको जब भेजा जाता है कि उसमें कुछ लॉस ना हो,
तो इसी कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो TIR होता है, इसी के हिसाब से इसको भेजा जाता है। तो सबसे पहले ऐसे प्रकाश की किरण को इस तरीके से इंसिडेंट किया जाता है या कहीं छोड़ा जाता है कि उसका जो है जो ये कोण है वो ऐसे आए कि यहाँ पे 90 डिग्री भी गिरे और इस पे जाए, इस पे भी 90 डिग्री करके ऐसे चला जाए। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कहते हैं इसको। 90 डिग्री नहीं तो 90 डिग्री के आसपास रहता है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं उसको। डिटेल में नहीं समझ पाएंगे जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो उनको दिक्कत होगी। तो ये बस समझ लीजिए कि जो इसमें क्या होता है कि 1 भी % का लॉस नहीं होता। ठीक है, जितना जाएगा ये जो मीडियम जिस मीडियम का बनाया जाता है, जिस चीज़ का जिस तत्व का बनाया जाता है, वो प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, पूरा 100% रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेज देगा। फिर ये वाला भी 100% रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेज देगा। तो कहीं इसमें सिग्नल का लॉस नहीं होता, न ऊर्जा का लॉस होता है। ठीक है, तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब क्रिटिकल कोण ये सब कोण बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो उसका क्वेश्चन हो जाएगा भौतिक विज्ञान का। डी आंसर सही है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है। तो जो प्रकाश के रंग का निर्धारण जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है, ठीक है। अगला है, परासव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो परासव्य जो ध्वनियों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये बात भी सही है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा कपूर जलता है। ठीक है, ये मिट्टी का जो घड़ा होता है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है, ये गलत है। 1 2 सही है, ये आंसर सही है, 1 और 2 सही है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो वह स्थिति जब कोई ठोस को जलाने पे सीधे गैसीय अवस्था में निकल जाए। ठीक है, अगर बर्फ़ है तो उसको जब गर्म करेंगे तो पहले जल होगा, फिर जब जल गर्म होकर गैस बनता है। हाँ, कोई भी ठोस को पहले पिघलाएंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद वो गैस बनता है, कोई भी जल हो। मगर ऊर्ध्वपातन में ऐसी चीज़ है कि उसमें जब जलाएंगे तो सीधे ही वो गैस बन जाएगा। ठीक है, ठोस से गैस बन जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन करेंगे। जैसे कपूर जलता है तो कपूर घर में देखे होंगे, मम्मी लोग पूजा वूजा करती हैं या आप खुद करते होंगे कहीं भी, तो कपूर जलाएंगे तो उसका कोई भी अवशेष आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ धुआं निकलता है उसमें से। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक, ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह कार्यबल जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप अपने आसपास ही देखिए कि 14 वर्ष के बच्चों तक को तो अनिवार्य शिक्षा दिया गया है कि वहाँ उनको कोई किसी भी हैजार्डस केमिकल या किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं करा जा सकता, उनके फंडामेंटल राइट कानून हो जाएगा। तो 14 वर्ष से अधिक होगा, यानी 15 वर्ष हो जाएगा वो, 15 वर्ष। और अब देखते होंगे अधिकतम लोगों की रिटायरमेंट होती है 65 वर्ष होती है, कुछ की 60 होती है, कुछ की 65 होती है। ठीक है, तो 65 हो गया, तो 64 ही मानिए इसको। ठीक है, तो अब 15 से लेके जो 64 के वर्ग के बीच में है, ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। इसके पहले वाले जो 0 से 14 हैं और इसके 64 से जब तक जिएंगे, 65 से जब तक ये जिएंगे, ये भी किस पे डिपेंड होंगे? तो इसी पे डिपेंड होंगे। पैसा कौड़ी खाने पीने के हर मामले में डिपेंडेंसी होगी। इसके बीच जो जनसंख्या है 15 से लेकर 64 की, तो डिपेंडेंट जो जनसंख्या होती है, अब 65 में जो है 64 के बाद लोग कितने लोग पेंशन पाएंगे, चीज़ें पाएंगी, तो उनको छोड़ दीजिए। तो अधिकतम लोग जो है डिपेंडेंसी इसी पे हो जाती है। तो डिपेंडेंट लोग जो 65 वर्ष के बाद वाले हैं और 0 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? तो ये कार्यशील जनसंख्या जो होती है 15 से लेकर 64 वर्ष वाली, इस पे होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका डी आंसर सत्य है। ठीक है, डी वाला आंसर सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन जो होता है, काई जिसको कहते हैं, देखते हैं पत्थर उत्थर पे कभी भी जाएंगे आप, अगर कभी पर्वत घूमने का मौका मिलेगा तो जो यूपी वाले हैं इनको पर्वत मिलेगा मिर्ज़ापुर में, तो वहाँ पे जाएंगे जब, तो वहाँ पे हल्का काई टाइप का होता है, सफ़ेद सफ़ेद होती है, उसी में कुछ फंगी होते हैं और कुछ उसमें हरा हरा नीला पीला लाल लाल कलर का दिखेगा उसी में। अब फिसलते बहुत पैर रखेंगे तो तुरंत फिसल जाएंगे उस पर, तो वही लाइकेन होता है। चिपका रहता है दीवार वाले पे, कान की तरह होता है, देखते हैं कभी कभी कान की तरह कुछ चिपका रहता है दीवार वाले पे, दीवार पे हुआ, पत्थर पे हो गया, हरा नीला पीला रंगीन कलर का होता है वो, तो वो जो होता है उसी को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लाइकेन होते हैं फंगी जो होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, और काई जो होती है जिसको लाइकेन कहते हैं, ओ सॉरी काई जो होती है जिसे एल्गी कहते हैं, एल्गी। ठीक है, एल्गे और जो फंगी मतलब क्या कहते हैं, कवक, इन दोनों का मिक्सर होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं कि सेंसिटिव होते हैं बहुत, जैसे वायु प्रदूषण जैसे होता है, वायु में प्रदूषण जैसे फैलता है, तो ये जो है ये मरने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, या टूट के दीवार से गिर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं इनको। तो ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं। तो ये बात बिल्कुल है, जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा या
जैसे वायु प्रदूषण होता है ये खत्म होना शुरू हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ का वायु जो है बहुत ही प्रदूषित है। ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते नगरों के समीप? ये भी स्टेटमेंट सही है, तो एक दो इसका दोनों ही सही है, इसका सी आंसर सही है। तो दूसरा क्यों नहीं बता दीजिए, सभी बता देंगे इसको। ये नगरों के पास क्यों नहीं पाए जाते? नगरीय प्रदूषण के कारण नहीं पाए जाते ये, ठीक। तो इसका सी आंसर सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है तो 14 दिन के लिए, तो सभी लोग जानते हैं, डी आंसर इसका सही है। मैक्सिमम 14 दिन के लिए वो रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो बिल्कुल सही है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, इस तरह से होता है। सबसे पहले घास लोग खाते हैं, घास को खाने वाले जीव को मांसाहारी पशु चीज़ें खाते हैं, मांसाहारी को सर्वाहारी खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर चलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दिशा में चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, या तो ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, जहाँ पर उनको रखें आप, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो एक दिशा में चलता है, याद रखिएगा, दोनों दिशा में नहीं चलता ये। तो पहला वाला सही है। दूसरा है कि ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली में होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी सही है। कैसे होता है? तो सन क्या जैविक प्रणाली है कि अजैविक प्रणाली? तो सन अजैविक है, तो सन से आएगा जैविक में, पेड़ पौधों में आता है, पेड़ पौधे घास उसमें आता है, उनसे बकरी वकरी खाती हैं, या फिर हम मानव खाते हैं, जैसे गाजर मूली चना गेहूँ सब आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ये कैसे बनते थे? प्रकाश संश्लेषण से लोग बनाते हैं। आम अमरूद ये सब जो है प्रकाश संश्लेषण से ही बनते हैं। तो सन से लाइट मिली इनको, तो इनको या तो मानव खाएगा, या तो पशु खाएंगे, या छोटे जीव जंतु खाएंगे। अब मानव जो है, मानव या जो इसे पशु हैं, पशु को कौन खाएगा? जानवर खाएगा, शेर चीता उता खाएंगे, या पशु को मानव खाएगा, ठीक है। और ये तो कीड़े होंगे, कीड़ों को भी मानव खाने लगा है। आज चाइना वाले और थाईलैंड इनको देखेंगे तो जो ये उड़ने वाली चीज़ें मधुमक्खियाँ हैं, या फिर जो टिड्डे होते हैं, इनको तेल में तल के नमकीन की तरह खाते हैं सब भाई। ऐसे ऐसे धरती पर लोग हैं, क्या बताया जाए। जो गांव में ढोला कहते हैं, जो बैगन उगन में होते हैं, जैसे छोटे 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 होते हैं, उनको भी ये लोग तल देते हैं। तलने के बाद में इसको बेचते हैं, सब जिंदा बेचते हैं, सब इसे रेंगते रहते हैं सब, और मार्केट में बिकता रहता है। उसको पैकेट करा के ले जाएंगे, और जैसे हमारे मूंगफली तल के लोग खाते हैं, बेसन के सेव खाते हैं, उस तरह से इसको खाते हैं सब, ठीक है। पता नहीं क्या क्या खाते हैं भाई। तो इसका दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सत्य है इसका, ठीक है, सी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर का है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे, ये बात सही है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, तो इनका जन्म जो है बदायूं में हुआ था, ये ठीक है। और अगला, इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। महबूब इलाही नाम से इनका कई बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इनके बारे में। तो शायरों की धरती बदायूं में बहुत से शायर हुए थे, उसी में महबूब इलाही यानी निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। इसका डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य है उनके बारे में, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक अंडमान और निकोबार का मूल निवासी नहीं है? तो सोमपेन तो है, हल्चू, उंजे, रेंगमा। तो रेंगमा कहाँ की है? 94 का आंसर बताइए। तो जो रेंगमा जनजाति है, ये जनजाति है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की है, असम में पाई जाती है, ठीक है। तो यही जो है वहाँ की मूल निवासी नहीं है। बाकी हालचू, सोमपेन, ओंजे जो है, ये तीनों अंडमान और निकोबार में पाई जाती हैं, ठीक है। 94 नंबर का सी आंसर सही था। 95 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमको, ठीक है। तो बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये बात बिल्कुल सही है। नाथुला जो है नथुनी, तो नथुनी की तरह कौन लटका हुआ है? सिर पे ताज कौन बना हुआ है? सिक्किम बना हुआ है, तो ये सिक्किम में है नाथुला, सिक्किम, मेघालय में नहीं है, गलत हो गया, बी आंसर इसका गलत है। जिलेपला भी सिक्किम में है, और मुलिंगला जो उत्तराखंड में है, ते भी ठीक है। नीतिमाना भी उत्तराखंड में, नीतिमाना को पूछता है तो नीतिमाना भी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये जो है ये नाथुला बॉमडिला ये अक्सर रहता है ये मिलान वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो नथुनी के हिसाब से जो नाक में पहनी जाती है नथुनी, तो उसी तरह से देखेंगे तो सिक्किम थोड़ा सा निकला हुआ है, तो उसको नथुनी के हिसाब से याद कर लीजिए कि सिक्किम में अवस्थित है,
ठीक है। तो बी आंसर सत्य है 95 का। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है। भारत के महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं, दर्रे नाम से हमारे वीडियो है, डिटेल में उसको बताया गया है डायग्राम से, उसको आप आराम से देख सकते हैं चाहें तो। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करना है। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है उपरोक्त में से चंबल नदी पे कौन सी है? तो इसमें चंबल नदी पे गांधी सागर भी है, राणा प्रताप भी है और जवाहर भी, तीनों जो है चंबल नदी पे है। डी आंसर सही है, चंबल नदी पे तीनों ही है। चंबल नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई राजस्थान में, कोई एमपी में, कोई संयुक्त है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि धातु का प्रयोग, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने में किया जाता है? तो क्रोमियम है कि टीन है कि ग्रेफाइट है कि एल्युमिनियम है? 97 का इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम है, वो बी आंसर सही है। जो क्रोमियम है धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्रोमियम धब्बा रहित जो स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकिल का भी प्रयोग किया जाता है। थोड़ा निकिल डालने से थोड़ा और कठोरता बढ़ जाती है उसकी, ठीक है, जीवन काल बढ़ जाता है। 98 का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, तो शुष्क जो कृषि है वो कहाँ पे है? तो शुष्क कृषि समझ लीजिए जहाँ पे शुष्क वाला एरिया होगा तो उधर ही तो होगा, ठीक है। तो शुष्क कृषि जो है जयपुर में है कि हैदराबाद में है? तो ये जो है हैदराबाद में शुष्क कृषि 2 है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है, तो कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर में है, एक आंसर सही है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये जो है मैसूर में है, 4 हो गया। तो सस्य वनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? तो सस्य वनिकी जो है झांसी में, 3 आंसर सही है। तो 2 1 4 3 इसका सही है, ए आंसर सही है इसका, 2 1 4 3, ठीक है। अगला 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में से स्मिता का ऊपर से स्थान जो है 16वां तथा नीचे से 29वां है। तो मान लीजिए कि एक कक्षा है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों में से जो स्मिता है उसका जो ऊपर से 16वां है, ठीक है, और नीचे से 29वां है, यही जो नीचे से 29वां है, ठीक है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया है और 5 छात्रों जो है उनमें से अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की कितनी संख्या है? तो 6 5 11 लोग इधर से रह गए, 11 लोग तो ये हो गए। बाद में ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां है, तो 16 और 29 जोड़ के एक घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। या तो 16 + 28 जोड़िए, क्योंकि 29वां तो यही है। तो 16 + 28 कितना हो जाएगा? 16 + 28 जोड़ लीजिए, 29 से तो 28 जोड़ लीजिए। या तो जो फार्मूला से लोग लगाते हैं 16 + 28, सर 16 + 29 - 1, तो वही बात हो गई ये भी। तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, 5 अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो 11 और जोड़ दीजिए इसमें, 6 5 11, तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो छात्र कितने थे कुल मिला के? 55 छात्र थे। डी आंसर इसका सही हो गया, इसमें कुल मिला के 55 छात्र थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सी सेट भी पूछता है तो वही दिया है, 10-15 क्वेश्चन होगा इसका, थोड़ा सा पूछता है न्यूमेरिकल वाला। तो 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लुप्त जो आकृति लुप्त अंक है उसको बताना है, लुप्त जो अंक है इसको बताना है कि क्या है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, आप इसका स्क्वायर करिए 4 का, फिर 2 का स्क्वायर करिए, फिर 1 का स्क्वायर करिए, फिर जोड़ दीजिए तो 21 आ जाएगा। 4 चौको 16, 2 2 दूनी के 4, 16 4 20 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो 21 हो जाएगा ये 1, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करिए, 25 हो गया, इसका हो गया 9 8 64 64 25 और 9 64 25 9 9 5 14 4 18 8 1 हो गया, 6 2 8 1 9 98 हो गया। इसी तरह से इसका करना है, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो 36 49 9, तो 9 6 15 9 5 14 कितना हो जाएगा? 4 होगा लास्ट में, तो 94 हो जाएगा इसका, ए आंसर सही है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 94 ए आंसर इसका ठीक हो गया, यहाँ पे 94 होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का है। फिर अगला है ए जो है वो बी की, ए जो है बी की बहन है, तो ए जो है वो बी की बहन है। बी की बहन कौन है? ए है, ठीक है। और सी जो है बी की माँ है, तो सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, तो इसकी भी माँ ही होगी ये, ठीक है। तो सी जो है बी की माँ है, ठीक। और डी सी का पिता है, तो डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, ठीक। तो पूछ रहा है डी है जो सी का पिता है और ई जो है डी की माँ है। अरे भाई साहब, ये ई है वो डी की माँ है भाई, डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है। तो ए और डी का क्या संबंध है? ए और डी का क्या संबंध है? तो ए क्या है बताइए? जब इसका जो ये भाई है
क्या लिखा है, जो ए है बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, तो ये क्या होगा, ए, ये जो है तो ये मेल होगी फीमेल होगी, ए जो है बी की बहन है तो ये महिला होगी, तो क्या होगी, डी की क्या होगी, तो पोती होगी, बी आंसर से ये पोती होगी। ठीक है, तो ई बनेगा, फिर से बना देता हूँ इस डायग्राम को, तो ई बनेगा, फिर डी बनेगा, फिर से डी बनेगा, फिर सी बनेगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ई बनेगा, फिर डी बनेगा, फिर सी बनेगा, अब इसमें से बनेगा बी बनेगा और ए बनेगा। ठीक है, तो ये जो है निगेटिव है, ये महिला है, ये अब इसके बारे में नहीं ज़्यादा पता है, तो ये पोती होगी इसकी। ठीक है, बी आंसर सही है 101 का। अगला क्वेश्चन है, विषम जो है, विषम युग्म कौन सा है इसमें, मतलब कि अलग युग्म कौन सा है, तो आयतन का लीटर होता है, आयतन का लीटर है, दबाव का बैरोमीटर है, लंबाई का मीटर है, अवरोध का ओम है, तो कौन सा खराब है, तो ठीक है, तो दबाव है, इसका बैरोमीटर नहीं होता है, वो दाब, वायुमंडलीय दाब होता है, तो वायुमंडलीय दाब का नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, तो इसका बी आंसर जो है बेमेल है। ठीक है, बी जो बी है इसका वही युग्म जो है विषम है, बी आंसर सही है। बाकी जो है लंबाई का मीटर में नहीं, अवरोध का ओम है, और आयतन को लीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो ये बात सही होगी। अब दिया है ये अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से कर लीजिए। यदि प्लस का अर्थ भागा है और माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस और भागे का अर्थ है माइनस, तो कह रहा है कि 6/10 माइनस 4 गुणे 12 प्लस 6 का मान होगा, वो कितना होगा, तो इसको रख लेते हैं। तो 6 भागा का मतलब माइनस है, 10 हो गया, और माइनस का मतलब गुणा है, तो गुणे 4 हो गया, फिर जो प्लस का मतलब भागा है। ठीक है, तो भागे 4 हो गया। ठीक, भागे 4 होगा ना, 6 - 10 गुणते 4 भागे 12 होगा, 12 दिया है, 12, ये +12 होगा, +12 अब भागे 6 होगा, ये होगा। ठीक है, रख के देखिएगा, यही आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40 हो गया, और 6 - 40 + 2 भागा हो जाएगा, 12 में 6 का 2 आ जाएगा। ठीक है, -40 हो गया, +8 हो गया, बराबर माइनस हो गया 32, तो -32 आंसर आएगा, ए आंसर सही है, -32। तो कुछ करना नहीं है, बस रख के उसको सॉल्व करना है। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो महासागर का, प्रशांत महासागर के है, तो द्वीप का किससे होगा, ग्रीनलैंड से, आयरलैंड से, न्यूजीलैंड से, नीदरलैंड से, तो ग्रीनलैंड होगा, ए आंसर सही है 104 का। ग्रीनलैंड जो है द्वीप है। ठीक है, ए आंसर सही है। अगला है, कूट से बताना है, कि इसका कूट संकेत से बताना है ABCD वाला, कि कौन सा किससे मैच, विकल्प कौन सा सही है। ठीक है, तो जब ई को जब आगे करते हैं तो E+1 F हो गया, +1 हो गया, और G+2 I होगा, +2I होगा, I+3 L होगा, और K+4 जो है O होगा। तो +1 +2 +3 +4 करना है, तो F+1 क्या होगा, G होगा। ठीक है, H+2 कितना होगा, J होगा, J+3 कितना होगा, J+3 कितना होगा, M हो जाएगा, और L+4 कितना होगा, L के बाद 4 कौन होगा, तो P होगा। ठीक है, तो GJMP इसका डी आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगला है 106 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ये लड़के की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वां है, तो ए जो है बाईं ओर से 10वां है, तो ए जो है वो बाईं ओर से 10वां है, इधर से जो है 10वां है। ठीक है, फिर कह रहा है तो बी जो है दाईं ओर से 9वां है, तो बी मान लीजिए 9वां है, कहाँ से, दाईं ओर से 9वां है, तो दायां बायां समझ में आता है ना, ये दाईं ओर है, इधर ये बायां है। ठीक है,
बी जो दाईं ओर से 9वां स्थान है, यदि दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, बदल लेते हैं, तो ए जो है बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो ए को ही बस लिखते हैं हम, ए का ही बदला है, ये ए है, ये बी है। तो ए जो है 9 के यहाँ चला गया, यहाँ पे 9वें के यहाँ कहाँ चला गया, तो ए यहाँ हो गया और जो बी है यहाँ आ गया। तो इसका से यहाँ से स्थान जो हो गया ये 15वां हो गया। ए का बाईं ओर से जो स्थान है 15वां हो गया, ठीक है। और इधर से जो भी है ये 9वां ही है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर से 15 हो गए, इधर से 9 हो गए, इधर से तो 9 हुए, इधर से 15 हो गए। अब बीच में हमको नहीं देखना क्या है, एक को ही बस पकड़ लेना है हमको, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब जो पंक्ति में लड़के हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये कॉमन है दोनों में, या तो 15 इधर से गिनिए, या 8 इधर से गिनिए, या 14 इधर से गिनिए, या 9 इधर से पूरा गिन लीजिए, या ऐसा करिए कि 15 + 9 जोड़ के एक घटा दीजिए, ठीक। क्योंकि दोनों एक जो 15वां है इधर से भी 9वें स्थान पे है, 15वां इधर से 15 स्थान पे है, तो दोनों एक एक को इसको ए वाले को 2 बार गिन ले रहे हैं हम लोग, तो गिनना हमको एक ही बार है, ठीक है। तो एक इसीलिए घटा देते हैं इसमें। तो 15 9 कितना होता है, 15 9 कितना होता है भाई, 24 होता है, 25 होता है, 15 9 24 होता है, 24 में से एक घटा दीजिए तो 23 हो जाएगा, ठीक। तो कितने लड़के हैं टोटल, तो 23 लड़के हैं टोटल, सी आंसर इसका सही है, 23 ही लड़के हैं, ठीक। इसको लगा लेंगे आप लोग, इसीलिए समझा भी तो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं इस प्रकार हैं कि उनका योग और उनका योग अंतर एवं गुणनफल जो है इतना है, योग अंतर और गुणनफल जो है इतना है के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो इनके कहने का मतलब है कि a + b संबंधे a - b संबंधे a × b जो है वो दिया हुआ है 5 1 18, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनके जो है वर्गों का जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो हमको पहले सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इससे दोनों सम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो a + b = कितना हो गया, 5x हो जाएगा, ठीक है। और a - b = हो जाएगा x, ठीक है। अब दोनों को घटा देते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 2a = हो जाएगा 6x, ठीक। 2a = हो गया 6x हो गया, तो a = कितना हो जाएगा 3x हो गया, तो a = 3x हो गया, तो b = कितना हो गया, तो 2x हो जाएगा। इस वाले में रख देंगे a = 3x, तो a इधर जाएगा तो 5 में से घट जाएगा ये, क्योंकि अभी एक जगह हम 3x रख देंगे तो 5 में से 3x घट 2x बचेगा ना। अब कर देता हूँ, a + b = 5x हो गया, और a हो गया, a = आ गया 3x, तो 3x रख देंगे, प्लस b = 5x, तो b = हो जाएगा 5x - 3x = 2x, तो b बराबर हो गया 2x, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब कह रहा है कि इनका बताना है हमको कि आगे क्या है। अब इनका जो गुणनफल है a × b का, तो a कितना है, a × b कितना दिया है 18 दिया है, तो a की जगह कितना रखेंगे 3x, b की जगह कितना रखेंगे 2x = 18, तो ये हो गया 3x² = हो गया 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर कितना होगा 18/3, ठीक है। 18 x हो गया, ये x, तो x हो जाएगा, तो एक x से एक x कट गया, तो x = हो गया 6, ठीक है। x = 6 हो गया। तो अब इस वाले में बात में रख देंगे, जो a = आया था 3x, अब b = आया था 2x, तो इसी जगह पे x जगह पे 6 रख देंगे, तो a = 3 × 6 = 18 हो गया, अब b = 2 × 6 = 12 हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई काटने में, ये 6 है, 3 दूनी के 6 है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 6 है, 6 3 होगा ये, ठीक है, 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, तो ये 9 होगा ये, और यहाँ पे 3 होगा, तो ये भी होगा, 3 दूनी के 6 होगा, तो a = हो जाएगा 9, b = हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब पूछ रहा है इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो 9 9 81 हो गया, 6 6 36 हो गया, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। तो 45 आंसर हो गया इसका, बी आंसर सही हो जाएगा। कुछ नहीं गुणा भाग करना है, कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है। 45 इसका आंसर आ गया, ठीक है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या में उसकी त्रिज्या में हमने वृद्धि कर दी,
इस प्रकार की है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार की करते हैं उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो ये बात आप सुने होंगे कि जो वृत्त का जो त्रिज्या होती है उसकी परिधि के समानुपाती होती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो है उसकी परिधि के समानुपाती होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो जितना परिधि में वृद्धि होगी उतना उतना हमको त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। तो 10% की वृद्धि त्रिज्या में भी होगी। तो पाई है इंटू 10% बढ़ेगा अगर त्रिज्या, तो क्या होगा 11 हो जाएगा। अब इसको अब लिखना पड़ेगा, जैसे 10% वृद्धि हुई तो 1/1 इसे हो जाएगा 100 इंटू 110/100, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो जब पहले जो वृद्धि होगी तो पहले कितनी थी, तो पाई इंटू 10 इक्वल टू 100 पाई होगा। अब फिर इसमें 11% की 10% की वृद्धि हो जा रही है तो 2 बार 10% की वृद्धि हो गई है, तो टोटल वृद्धि कितनी होती है, तो 21 वृद्धि हो जाएगी। तो 121 पाई हो जाएगा। ये वृद्धि से पहले है, ये वृद्धि के बाद है। ठीक है, ये वृद्धि के बाद वाला है तो 121 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 121 हो गया। तो अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा पहले बाद वाला तो 121 माइनस पहले वाला 100 अपन, ये पाई पाई भी रहेगा, यहाँ पे पाई रहेगा, यहाँ पाई रहेगा अपन। तो किस पे निकालेंगे, तो 100 पाई पे निकालेंगे। तो 100 पाई जो वृद्धि निकालते हैं, तो जो शुरुआत वाला तो उसी पे निकालते हैं कितने की वृद्धि हुई। तो 21 पाई अपन 100 पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, बराबर 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 21% की वृद्धि हो गई, क्योंकि 21/100 मतलब 21%। ठीक है, 21/100 मतलब 21% हो गया। ठीक, तो 21% की वृद्धि होगी इसमें। सी इसका आंसर सही है 108वें का। इसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। 109 नंबर क्वेश्चन है कि 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं हैं। तो 7 से विभाजित है मगर 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित होने का क्या कंडीशन है, सब कुछ उनका जोड़ जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 से विभाज्य कौन है, 4 है, 14 है, 28 है, 35 है, 49 है। ठीक है, अब 4 1 5 जैसे ऐसा जोड़िए जो 3 से विभाजित, मतलब होता है कि दोनों का ऐड जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 1 5 हो गया, ये 8 2 10 हो गया, 5 3 8 हो गया, 9 4 13 हो गया। तो 7 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है, 1 मिनट। तो हम पहले निकालेंगे 7 से विभाजित संख्या, 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य कौन कौन सी है, तो 11 के बाद से गिनेंगे तो 14 है, 21 है, 28 है, 35 होगा, 42 होगा और 49 होगा। ठीक है, अब 3 से निकालना है, 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य दोनों को जोड़ेंगे, जो 3 से विभाज्य हो गया दोनों का जोड़, इनका जोड़, इनका जोड़, दोनों डिजिट का जोड़ 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 14 4 1 5 तो 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 इसमें शामिल नहीं है। 2 1 3 ये 3 से विभाजित है। ठीक है, क्योंकि 2 1 3 3 जो है 3 से विभाजित है। 8 2 10 10 3 से विभाजित नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। 5 3 8 तो ये भी 3 से, 8 भी 3 से विभाजित नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 4 2 6 तो ये भी विभाजित होगा। ठीक है, ये विभाजित हो जाएगा 3 से, क्योंकि 4 2 6 6 3 से विभाजित है। 9 4 13 तो ये भी विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 जो संख्या है ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित है। मगर टोटल संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। तो 4 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है मगर 3 से विभाजित नहीं है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है मगर 3 से विभाजित नहीं है 11 से 50 के बीच में। अगला है कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। तो जब 1 साल बढ़ता है तो बस 1 अंक का वृद्धि हो जाता है, ये नियम है। तो 1 वर्ष जब बढ़ता है तो कोई भी दिन हो, जब 1 वर्ष टोटल 1 वर्ष का काउंट होता है कि 1 वर्ष के बीच में गैप होता है, तो 1 वर्ष में बस +1 दिन का गैप होता है, उसका अगला दिन आ जाता है। तो 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को सोमवार होगा। बी आंसर सही है। ठीक है, कुछ नहीं होता है, बस 1 दिन बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि जो वर्ष का प्रथम दिन होता है और वर्ष का अंतिम दिन होता है दोनों दिन समान होता है, इतना बस याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। तो श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है। तो श्रावस्ती है, ए आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। तो किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तो IFC जो है IFCI, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी।
भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश जो है आईसीआईसीआई इसकी स्थापना 1955 में हो गई थी। नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, नाबार्ड की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना आईडीबीआई की 1962 में हुई थी, सॉरी 1964 में हुई थी। तो अब पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में कौन बना था, सबसे बाद में कौन बना? तो 1982 में नाबार्ड बना था। सी आंसर इसका सही है, सबसे बाद में नाबार्ड बना। ठीक है। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जो एगमार्क है वो कौन सी संस्था जारी करती है इसको? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO नहीं, भारतीय मानक ब्यूरो ये भी नहीं, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। तो 113 नंबर क्वेश्चन है, सी ही सही है इसका। जो विपणन और निदेशालय मंत्रालय है, द डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इशूज जो है वही जारी करता है। सी इसका आंसर सही है। ठीक है। अगला है राधा स्वामी पंथ के संबंधित दयाल बाग स्थित है। तो राधा स्वामी जो पंथ है, 114 नंबर क्वेश्चन है कि राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग है वो कहाँ पे स्थित है? 114 नंबर का जो है दयाल बाग कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में है, मथुरा है, मेरठ है, बिजनौर है। तो आगरा में है, बी आंसर सही है, आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 115 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? तो ये आगरा में स्थित है राधा स्वामी पंथ का। अगला है कि कौन बाग? दयाल बाग था ना वो, तो दयाल बाग जो है आगरा में स्थित है, सही है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर जो होता है, तो पहला है मेयर के बारे में कि वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, ये भी ठीक है। डी आंसर सही है इसका, तीनों ही सही है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी, तो ये बात सही है, 1974 में हुई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी, तो 1954 में हुई थी। दोनों ही कथन सत्य इंपॉर्टेंट है, ये सी आंसर याद रखिएगा। इसको क्रोनोलॉजी पूछ लेता है और इस तरह से इंडिविजुअली पूछता है इसको। सी आंसर सही 116 नंबर का। 117 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पटना है, बांदा में, चंदौली में, गोंडा में, एटा में। पार्वती अरंगा कहाँ पे है? चंद्रभागा, रानीपुर। चंद्रभागा कहाँ है? चंदौली में है, 2 आंसर हो गया। रानीपुर कहाँ है? तो रानीपुर बांदा में है, याद रखिएगा, 1 हो गया। पार्वती अरंग जो है वो गोंडा में है, ठीक है, 3 हो गया। पटना कहाँ पे है? तो पटना जो है एटा जिले में है, 4 हो गया। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ए आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, इसका पूछता है वन बिहार और इसके बारे में। 118 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में, कि बरेली में, रामपुर में, बिजनौर में। तो नरौरा कहाँ पे है बताइए? तो बुलंदशहर में है, ए आंसर सही। नरौरा जो है बुलंदशहर में है, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है कि कथन और कारण वाला है। तो भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। तो भुगतान संतुलन को क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब असंतुलन आता है तो मुद्रा का अवमूल्यन करने से थोड़ा सा वो सुधार आता है उसमें, तो पहला ठीक है। इसे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो जब मुद्रा का अवमूल्यन हम करते हैं तो पहले 1 रुपये में अगर 1 आम मिलता था, तो अवमूल्यन अगर हम कर दिए तो मुद्रा का, हमारी जो रुपए का अवमूल्यन हो गया है, मतलब इसकी जो प्राइस है उसको कम कर दिए हैं। तो अब पहले 1 रुपये में 1 आम मिलता था, तो अब 1 रुपये में 2 आम मिलेगा, जब मूल्य का, जो रुपए का अवमूल्यन हो गया। तो ठीक है, अवमूल्यन का मतलब यही होता है कि डॉलर की तुलना में हम देखते हैं तो $1 में पहले मान लीजिए 10 रुपये मिलता था, तो अब $1 में ही अब 15 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो विदेशी व्यापार करने आएंगे तो हम डॉलर में तो व्यापार करेंगे नहीं हमारे देश में, तो आके पहले आरबीआई के पास या कुछ ऐसी संस्थाओं के पास जो डॉलर का करेंसी जो चेंज करती हैं, तो उनको करेंसी देकर उसको करेंसी चेंज करवाते हैं, डॉलर से वो रुपया लेते हैं। तो पहले अगर $1 देते तो उनको 10 रुपया ही मिलता, वो 10 रुपये का ही मार्केटिंग हमारे देश से कर पाते, कोई भी सामान 10 रुपये का ही खरीद पाते हैं। मगर जैसे रुपये का अवमूल्यन कर दिया, रुपये की वैल्यू को गिरा दिया, तो अब $1 देंगे तो 15 रुपये उनको मिलेगा, और 15 रुपये की वो खरीदारी हमारे यहाँ कर सकते हैं। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो इसे अब वो 15 रुपये खरीदारी कर पे चले जाएंगे, तो अब ज़्यादा लोग आके हमारे देश से खरीदारी करेंगे, क्योंकि जो है ज़्यादा सामान वो लोग खरीद पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा आयात जो है, सॉरी निर्यात हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। जब निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम 10 रुपये देते तो $1 मिलता था, अब हम 15 रुपये देंगे, तो विदेश में हम जाएंगे तो हम डॉलर में खरीदारी करेंगे, तो 15 रुपये देंगे तब $1 हमको मिलेगा। समझ रहे बात को?
तो पूरी बात यही है। ठीक, तो हमारा जो है आयात महंगा हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा, तो निर्यात हमारा बढ़ जाएगा। जैसे निर्यात बढ़ेगा आयात कम होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सुधारने लगता है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, और जो आर है ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर इसका सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो कौन सा जिला है गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। तो 24 तीर्थंकरों की जो प्रतिमाओं से विख्यात है, महोबा है, श्रावस्ती है, चित्रकूट है, कौशाम्बी है। तो गोखर जो पहाड़ है वो कहाँ पे है, यही बस जान जाइए आप। तो वो महोबा में है, ए आंसर सही है, महोबा में है। याद रखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र महोबा वहीं पे है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म। 23 का करंट अफेयर्स पूछा है, तो हमने बताया था शुरुआत में करंट अफेयर्स को काट देंगे हम लोग। ठीक है, जितना करंट अफेयर्स है सबको खत्म कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। काफ़ी पुराना है, जनवरी का पूछा है, तो जनवरी में इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, 2 साल का करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। ठीक है, जहाँ तक करंट अफेयर्स सबको काट देते हैं। ठीक है, सब करंट अफेयर्स है, तो ये करंट अफेयर से भी, करंट अफेयर से भी, ये भी सब करंट अफेयर्स है। ठीक है, 140 तक का करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसमें 8-9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। ठीक, तो इसको खत्म करते हैं। 140 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। जनवरी 2023 में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ था बताइए? देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कुछ याद है आपको? तो राउरकेला उड़ीसा में था, बी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो कुछ सी सेट भी हल्का से देखा हमने, और बाकी जीएस का जो ट्रेडिशनल भाग था वो हमने देख लिया, और जितना ये जनवरी का दिया था इसमें करंट अफेयर्स उसको हमने काट दिया है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वैसे ही करंट अफेयर्स वाला हटा देंगे उसको, और सिर्फ हम जो बेसिक क्वेश्चन है उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।